Hello, hi, namaste. My name is Ashima Gupta and I welcome you back to this amazing platform of Physics Wala. So today we are going to cover D and F block elements in one shot. So पहले quick revision करेंगे और फिर questions practice करेंगे. Although ये chapter आपके term 2 में आ रखा है और काफ़ी अच्छे से आपको मैंने पढ़ाया भी था उसके बाद भी, और कुछ मैंने जो questions बताए थे वही questions या वही topics को मैं दोबारा बताऊंगी क्योंकि वो इम्पॉर्टेंट है. इस चैप्टर में वही कुछ एरियाज हैं जहां से आपको क्वेश्चन आता ही आता है. फिक्स है इस चैप्टर का ना. चलो, सो अगर हम बिल्कुल स्टार्टिंग से बात करें, सो डी ब्लॉक एलिमेंट्स को सबसे पहले हम डिफाइन करते हैं कि डी ब्लॉक एलिमेंट्स क्या होते हैं. सो डी ब्लॉक एलिमेंट्स वो होते हैं बेटा जिसमें लास्ट इलेक्ट्रॉन कहां पर एंटर करता है. लास्ट इलेक्ट्रॉन एंटर्स इनटू डी सबशेल. कहां पर एंटर करता है? डी सबशेल. एस ब्लॉक में एस सबशेल में एंटर करता है, पी ब्लॉक में पी सबशेल में करता है, एक्सेप्ट हीलियम. हीलियम 1s2 होता है बट बिकॉज इट इज अ नोबल गैस तो उसको हम ग्रुप 18 में प्लेस करते हैं. डी ब्लॉक के अंदर लास्ट इलेक्ट्रॉन डी सबशेल में एंटर करता है, एफ ब्लॉक में लास्ट इलेक्ट्रॉन एफ सबशेल में एंटर करता है. अब डी सबशेल के अंदर बेटा 5 डी ऑर्बिटल्स प्रेजेंट होते हैं. एक ऑर्बिटल में 2 इलेक्ट्रॉन आता है तो 5 ऑर्बिटल में 10 इलेक्ट्रॉन्स आते हैं, और इसीलिए डी ब्लॉक एलिमेंट्स में वी हैव 10 ग्रुप्स. यहां पर कितने ग्रुप्स प्रेजेंट है? हमारे पास 10 ग्रुप है. एस ब्लॉक में 2 ग्रुप होता है 1 2. पी ब्लॉक में 6 ग्रुप होता है 13 से लेकर 18 तक. डी ब्लॉक के अंदर हमारे पास 10 ग्रुप प्रेजेंट होते हैं. वो कहां से कहां है? फ्रॉम ग्रुप नंबर 3 से लेकर ग्रुप नंबर 12 तक. 3 से लेकर 12 तक आपका कहां पर आता है? डी ब्लॉक एलिमेंट्स में आता है, डी ब्लॉक में आता है. यहां पर बेटा जितने भी एलिमेंट्स प्रेजेंट है सारे के सारे आपके कौन से होते हैं? मेटल्स होते हैं. ऑल आर मेटल्स हियर. डी ब्लॉक के अंदर सारा का सारा मेटल प्रेजेंट है. इसके अलावा डी ब्लॉक एलिमेंट्स में अगर मैं पीरियड से बात करूं, ठीक है, सो दे आर फिल्ड फ्रॉम 4th to 7th पीरियड. दैट इज इन 4 रोज में. 4th पीरियड, 5th पीरियड, 6th पीरियड, 7th पीरियड. हमारे पास 4 रोज हैं. पहली रो को बोलते हैं बेटा फर्स्ट ट्रांजिशन सीरीज, ठीक है, 3D सीरीज, 4D सीरीज, 5D सीरीज, 6D सीरीज. 3D सीरीज में लास्ट इलेक्ट्रॉन 3D में, 4D में, 5D में, 6D में इस तरह से जाता है. ठीक है, सो डी ब्लॉक में 10 ग्रुप है 3 से लेके 12 तक. 4th पीरियड से फिलिंग स्टार्ट होती है. 4th पीरियड, 5th पीरियड, 6th पीरियड, 7th पीरियड तक होते हैं. 4 रोज होती हैं हमारे पास. फर्स्ट ट्रांजिशन सीरीज, सेकंड ट्रांजिशन सीरीज, थर्ड ट्रांजिशन सीरीज, फोर्थ ट्रांजिशन सीरीज. ठीक है, इसके अलावा सारे के सारे एलिमेंट्स डी ब्लॉक के अंदर आपके कैसे होते हैं? मेटल्स होते हैं. चलिए, डी ब्लॉक एलिमेंट्स का अगर हम जनरल आउटर इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन की बात करें तो वो होता है आपका बेटा n-1d 1 से लेकर 10, ns 0 से लेकर 2. n-1d 1 से लेकर 10, ns 0 से लेकर 2. कुछ जगह ns 1 से लेकर 2 भी दे रखा होता है, बट जैसे आपका पैलेडियम होता है वहां पे 4d 10 5s 0 जाता है. सो इसीलिए हम जनरल n-1d 1 से लेकर 10, ns 0 से लेकर 2 लिखते हैं. यहां पर n बेटा आपका 4 से लेके 7 तक हो सकता है डिपेंडिंग ऑन एलिमेंट कौन से पीरियड का फील्ड है डी ब्लॉक का. ठीक है, चलिए अब डी ब्लॉक एलिमेंट्स में ही हम एक और टर्म की बात करते हैं तो जो बहुत इंपॉर्टेंट है, दैट इज ट्रांजिशन एलिमेंट्स, क्योंकि इस पर काफी सवाल आता है. सो ट्रांजिशन एलिमेंट्स क्या होते हैं? ट्रांजिशन एलिमेंट्स आर दोस in which d orbitals जो होते हैं, d subshell जो होते हैं, d orbitals जो होते हैं, they are incompletely filled in the ground state or in any of the common oxidation states. ठीक है, so transition elements are those in which d orbitals are incompletely filled in gs का मतलब है in ground state or in any of its
ऑक्सीडेशन स्टेट, या तो ग्राउंड स्टेट के अंदर इनकम्प्लीटली फिल्ड d ऑर्बिटल हो या किसी भी ऑक्सीडेशन स्टेट के अंदर इनकम्प्लीटली फिल्ड d ऑर्बिटल हो, तो हम उसको क्या बुलाते हैं बेटा, ट्रांजिशन एलिमेंट्स. So D block elements are called as transition elements except, exception आता है यहाँ पर. So यहाँ पर आपका exception क्या है, जिंक, कैडमियम, मरकरी एंड कॉपरनीशियम, यानी जो ग्रुप 12 के एलिमेंट्स होते हैं जहां पे आपका डी ब्लॉक खत्म हो रहा होता है. ये डी ब्लॉक एलिमेंट्स तो होते हैं बेटा क्योंकि लास्ट इलेक्ट्रॉन डी में जा रहा होता है, 3d10, 4d10, 5d10, 6d10. लास्ट इलेक्ट्रॉन एंटर्स इनटू डी सबशेल, बट यहाँ पर क्या होता है, ग्राउंड स्टेट के अंदर एंड कॉमन ऑक्सीडेशन स्टेट विच इज +2, इनके पास कंप्लीटली फिल्ड डी ऑर्बिटल होता है. जबकि ट्रांजिशन के लिए आपको क्या चाहिए, इनकम्प्लीटली फिल्ड डी ऑर्बिटल चाहिए. इसीलिए इन एलिमेंट्स को हम क्या बुलाते हैं बेटा, सूडो ट्रांजिशन एलिमेंट्स. क्या बुलाते हैं, सूडो ट्रांजिशन एलिमेंट्स, फॉल्स ट्रांजिशन एलिमेंट्स. इनकी प्रॉपर्टीज को हम डी ब्लॉक के साथ ही स्टडी करते हैं क्योंकि डी ब्लॉक आपका खत्म इन पर हो रहा होता है तो इन बेचारों को छोड़ते नहीं है. सो इनकी केमिस्ट्री स्टडीड अलोंग विद द रेस्ट ऑफ द ट्रांजिशन एलिमेंट्स, बट they are not called as transition elements. They are d block elements but not considered as transition elements. This is very important, बहुत क्वेश्चन आता है इस पर. ठीक है, ये जनरल इंट्रोडक्शन था डी ब्लॉक का. अब अगर हम एफ ब्लॉक के जनरल इंट्रोडक्शन की बात करें, सो एफ ब्लॉक एलिमेंट्स आर दोज जिनमें लास्ट इलेक्ट्रॉन बेटा एंटर करता है इनटू एफ सबशेल. लास्ट इलेक्ट्रॉन कहां पर एंटर करता है, आपका एफ सबशेल के अंदर एंटर करता है. एफ ब्लॉक के अंदर हमारे पास दो रोज, हमने दो रोज बाहर निकाल रखी हैं. फर्स्ट इज योर लैंथेनॉइड्स एंड सेकेंड इज योर एक्टिनॉइड्स. लैंथेनाइड्स एंड एक्टिनाइड्स भी बुलाते हैं, या लैंथेनॉइड्स एंड एक्टिनॉइड्स. ये लैंथेनम के बाद आता है, ये एक्टिनम के बाद फिल होते हैं. सो इनको लैंथेनॉइड्स और एक्टिनॉइड्स बोला जाता है. अब मैं दोनों में बात करूं, ये दोनों के दोनों बेटा एक्चुअली में तो बिलोंग करते हैं ग्रुप 3 के. दोनों के दोनों ग्रुप 3 के एलिमेंट्स होते हैं. ठीक है, बट अगर हम पीरियड में बात करें तो लैंथेनॉइड्स आपके 6th पीरियड में होते हैं और एक्टिनॉइड्स आपके 7th पीरियड के होते हैं. ठीक है, अगर हम एफ ब्लॉक का जनरल इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन की बात करें, एफ ब्लॉक की, ठीक है, तो वो होता है बेटा n-2 f 1 से लेकर 14, n-1 d 0 से लेकर 1, 0 से लेके 1, ns2. लैंथेनॉइड्स के लिए n की वैल्यू 6 होती है क्योंकि 6th शेल से होते हैं, 6 पीरियड में होते हैं. सो अगर हम लैंथेनॉइड्स के लिए इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन लिखे आउटर जनरली बेटा 6 को पुट कर दो वहां पे, तो वो हो जाएगा 4f 1 से लेकर 14, 4-1 यानी 5d, 0 से लेकर 1, 6s2. एक्टिनॉइड्स के लिए अगर हम आउटर इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन जनरल लिखे तो हो जाएगा 7-2 यानी बेटा 5f 1 से लेकर 14, 7-1 6d, 0 से लेकर 1, 7s2. ठीक है, दोनों के अंदर आपके पास 14 एलिमेंट्स होते हैं. लैंथेनॉइड्स में आता है सीरियम से लेकर ल्यूटेटियम, 58 से लेकर 71, यानी यू हैव द प्रेजेंस ऑफ 14 एलिमेंट्स इन वन रो लैंथेनॉइड्स में. एफ सब शेल में 7 एफ ऑर्बिटल होते हैं, एक ऑर्बिटल में 2 इलेक्ट्रॉन, 7 ऑर्बिटल में 14 इलेक्ट्रॉन्स. तो आपके पास एक रो के अंदर 14 एलिमेंट्स होते हैं सीरियम से लेकर ल्यूटेटियम तक. इनको हम फर्स्ट इनर ट्रांजिशन सीरीज भी बुलाते हैं. सो डी ब्लॉक एलिमेंट्स आर कॉल्ड एज ट्रांजिशन एलिमेंट्स एक्सेप्ट ग्रुप 12 एंड एफ ब्लॉक एलिमेंट्स आर कॉल्ड एज इनर ट्रांजिशन एलिमेंट्स. यहां पे भी बेटा सारे मेटल्स होते हैं. ठीक है, एक्टिनॉइड्स में आता है बेटा आपका थोरियम से लेकर लॉरेंशियम तक, 90 से लेकर कहां तक आता है 103 तक. यहां पे भी आपके पास कितने एलिमेंट्स प्रेजेंट हैं, 14 एलिमेंट्स, और इनको हम क्या बुलाते हैं, सेकेंड इनर ट्रांजिशन सीरीज.
सेकेंड इनर ट्रांजिशन सीरीज। सो यहां पे आपकी 4f की फिलिंग हो रही होती है लैंथेनॉइड्स में, एक्टिनॉइड्स में किसकी फिलिंग हो रही होती है बेटा, 5f की फिलिंग हो रही होती है। दोनों ही ग्रुप 3 के अंदर प्रेजेंट होते हैं। ये 6th पीरियड में, 7th पीरियड में लैंथेनम के बाद आते हैं, एक्टिनम के बाद आता है। एलिमेंट याद रखना, सीरियम से लेकर ल्यूटेटियम तक होता है, थोरियम से लेकर लॉरेंशियम तक होता है। फर्स्ट इनर सीरीज, सेकेंड इनर ट्रांजिशन सीरीज होती है। ठीक है, चलिए जनरल आउटर इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन। सो एफ ब्लॉक के अंदर टोटल आपके पास कितने एलिमेंट्स होते हैं बेटा, 28 एलिमेंट्स होते हैं। 14 इन लैंथेनॉइड्स, 14 इन एक्टिनॉइड्स। ये तो आपका जनरल इंट्रोडक्शन था डी ब्लॉक का, एफ ब्लॉक का एंड ट्रांजिशन एलिमेंट्स क्या होते हैं। इसके अलावा डी ब्लॉक को हम ट्रांजिशन एलिमेंट्स इसीलिए भी बुलाते हैं बिकॉज ऑफ देयर पोजीशन बिटवीन एस ब्लॉक एंड पी ब्लॉक। So properties actually transition में होती हैं S block to P block. So D block are also called as transition elements because of the position. ठीक है, अब अगर बेटा हम D block elements की properties की बात करें, क्योंकि properties हमारे पास बहुत सारी हैं D block की। D block elements या transition elements, तो पहली आपकी फिजिकल प्रॉपर्टीज आती हैं। ठीक है, फिजिकल प्रॉपर्टीज में क्योंकि सारे के सारे बेटा मेटल्स हैं डी ब्लॉक के अंदर, तो जो आपकी मेटल्स की प्रॉपर्टीज होंगी वही सारी इनकी प्रॉपर्टीज होंगी। जनरली सिल्वरी वाइट या सिल्वरी ग्रे कलर के होते हैं, लश्चरस होते हैं, सोनोरस होते हैं, डक्टाइल होते हैं, मैलिएबल होते हैं। सो वो सारी प्रॉपर्टीज जो आप मेटल की पढ़ते हो वही सारी इनकी भी फिजिकल प्रॉपर्टीज होंगी। सेकेंड जो यहां पर इंपॉर्टेंट फैक्टर है दैट इज योर एटॉमिक साइज, दैट इज वेरी इंपॉर्टेंट। ठीक है, सो जब आप डी ब्लॉक के अंदर मूव करते हो, ठीक है, व्हेन यू मूव इन अ डी ब्लॉक सीरीज, जैसे कि मान लीजिए हम मूव करें 3D सीरीज में। ठीक है, 3D सीरीज में मूव कर रहे हैं बेटा लेफ्ट टू राइट, है ना, लेफ्ट टू राइट अगर हम मूव कर रहे हैं, 3D सीरीज होती है आपकी स्कैंडियम से लेकर जिंक तक। ठीक है, सो जब हम लेफ्ट टू राइट जनरली हम जब किसी पीरियड में मूव करते हैं तो साइज आपका डिक्रीज होता है, बट डी ब्लॉक में जब आप मूव कर रहे हो डी ब्लॉक की सीरीज के अंदर, क्योंकि यहाँ पे डी सबशेल फिल हो रहा होता है, सो यहाँ पर साइज रेगुलरली डिक्रीज नहीं होता। सो एक पर्टिकुलर डी ब्लॉक की सीरीज में क्या होता है बेटा, साइज first decreases up to middle, then becomes constant and finally increases. So जब हम स्कैंडियम से जिंक तक जाते हैं तो पहले आपका साइज डिक्रीज होता है मिडल तक, फिर आपका कांस्टेंट हो जाता है आयरन कोबाल्ट निकल के केस में, और फिर निकल से कॉपर, कॉपर से जिंक में क्या कर जाता है, साइज इंक्रीज कर जाता है। फिर भी स्कैंडियम का साइज सबसे ज्यादा होता है, आखिरी में इंक्रीज होता है बट बहुत ज्यादा इंक्रीज नहीं होता। ठीक है, इसके अलावा जब आप डाउन द ग्रुप जा रहे होते हो डी ब्लॉक के अंदर ही, ठीक है, डाउन द ग्रुप, ये तो हमने लेफ्ट टू राइट एक पीरियड की बात करी है डी ब्लॉक के, डाउन द ग्रुप जब हम जाते हैं, यहां पर बड़ी इंटरेस्टिंग चीज आने वाली है आपकी, याद आ जाएगा आपको। जब हम डाउन द ग्रुप जाते हैं बेटा 3D से 4D से 5D में, तो 3D टू 4D में क्या करता है, हमारा साइज इंक्रीज करता है, बट 4D टू 5D में साइज जो होता है वो आपका क्या रहता है, ऑलमोस्ट कांस्टेंट रहता है। सो जब हम किसी ग्रुप में मूव करते हैं नीचे की तरफ 3D टू 4D तो साइज इंक्रीज करता है, शेल बढ़ती है। 4D टू 5D में भी साइज बढ़ना चाहिए, शेल बढ़ रही होती है, बट होता है क्या बेटा, 4D से जब हम 5D में आते हैं, सो 5D की फिलिंग से पहले 4f भर चुका होता है। 4f के इलेक्ट्रॉन्स क्योंकि पुअर स्क्रीनर होते हैं, बहुत बेकार दीवार की तरह खड़े होते हैं, तो न्यूक्लियस वैलेंस इलेक्ट्रॉन को अट्रैक्ट कर लेता है और साइज बढ़ने की बजाय क्या कर जाता है, आपका डिक्रीज कर जाता है, स्लाइटली उल्टा डिक्रीज ही कर जाता है। और इस कॉन्ट्रैक्शन को हम बहुत पॉपुलर नाम से जानते हैं, कॉल्ड एज योर लैंथेनॉइड कॉन्ट्रैक्शन, क्योंकि आपका इससे पहले 58 टू 71 लैंथेनॉइड्स भर चुका होता है। ठीक है, सो 3D टू 4D साइज बढ़ता है, 4D टू 5D साइज बराबर रहता है एक्सेप्ट ग्रुप 3।
ग्रुप 3 को छोड़कर 4 से लेके 12 तक में ये रूल आपका एप्लीकेबल होता है। उल्टा 4D से 5D में साइज स्लाइटली डिक्रीज कर जाता है, और दिस इज बिकॉज ऑफ लैंथेनॉइड कॉन्ट्रैक्शन। किसकी वजह से हो रहा होता है ये लैंथेनॉइड कॉन्ट्रैक्शन? और लैंथेनॉइड कॉन्ट्रैक्शन क्यों होता है? बिकॉज ऑफ द फिलिंग ऑफ 4f इलेक्ट्रॉन्स व्हिच एक्ट एज अ पुअर स्क्रीनर। ठीक है, सो ये वाला साइज का फैक्टर याद रखना है। इसके अलावा आयनिक रेडियाई की बात करते हैं, तो अगर आप लेफ्ट टू राइट मूव कर रहे हो पीरियड के अंदर, अगर आपके आयंस पर सेम चार्ज है, तो जैसे जैसे एटॉमिक नंबर बढ़ेगा साइज आयनिक रेडियस क्या करता है आपका डिक्रीज करता है। तो मान लो आप सब में +2 का चार्ज ले रहे हो, स्कैंडियम 2+, टाइटेनियम 2+, वेनेडियम 2+, एंड सो ऑन से लेके जिंक 2+, लेफ्ट टू राइट जाओगे एटॉमिक नंबर बढ़ेगा, आयनिक रेडियाई घटेगा। ठीक है, यहीं पर बेटा आयनाइजेशन एनर्जी की भी बात कर लेते हैं। आयनाइजेशन एनर्जी इन अ सीरीज, अगर मान लो मैं 3D सीरीज ही ले लूं, तो ट्रेंड जो होता है बेटा वो इर्रेगुलर होता है, कोई रेगुलर ट्रेंड नहीं होता, क्योंकि आयनाइजेशन एनर्जी साइज पे भी डिपेंड करती है, कॉन्फ़िगरेशन पे भी डिपेंड करती है। साइज कोई ग्रेजुअली डिक्रीज या इंक्रीज नहीं हो रहा था, पहले डिक्रीज हो रहा था फिर कांस्टेंट होता है, आखिरी में आके थोड़ा सा बढ़ जाता है। इसके अलावा कॉन्फ़िगरेशन में भी जैसे क्रोमियम का एक्सेप्शनल कॉन्फ़िगरेशन होता है 3D5 4s1, कॉपर का एक्सेप्शनल होता है 3D10 4s1 स्टेबिलिटी की वजह से। सो आयनाइजेशन एनर्जी उस पैरामीटर पे भी डिपेंड करती है, सो इर्रेगुलर ट्रेंड होता है। बट जब आप डाउन में आते हैं, सो आयनाइजेशन एनर्जी बेटा, ठीक है, याद रखिएगा, आयनाइजेशन एनर्जी जो होती है वो डायरेक्टली प्रोपोर्शनल होती है इफेक्टिव न्यूक्लियर चार्ज के, एंड इनवर्सली प्रोपोर्शनल होती है बेटा साइज के। ठीक है, सो जब आप 3D टू 4D में आए थे, साइज बड़ा था, और अगर साइज बढ़ेगा तो आयनाइजेशन एनर्जी क्या करेगी बेटा, घटेगी। और 4D टू 5D में जब हम आए थे, तो साइज स्लाइटली, वैसे तो कांस्टेंट होता है बट स्लाइटली थोड़ा सा क्या कर जाता है, डिक्रीज। और अगर साइज डिक्रीज कर जाता है तो आयनाइजेशन एनर्जी क्या कर जाती है, इंक्रीज कर जाती है, बिकॉज ऑफ द लैंथेनॉइड कॉन्ट्रैक्शन। और यहां पर एक बड़ी कॉमन सी चीज आती है, जिरकोनियम 4D सीरीज का एलिमेंट होता है एंड हॉफनियम 5D सीरीज का होता है, बट बोथ हैव सिमिलर atomic and ionic radii. That is because of the lanthanide contraction. ठीक है, सॉरी, चलिए। सो आयनाइजेशन एनर्जी के बाद आपका जो आता है वो आ जाती है आपकी M2+ से M का स्टैंडर्ड रिडक्शन पोटेंशियल का ट्रेंड, जो काफी चीजों पर वैल्यू पर डिपेंड करता है। सबसे पहले मेटल सॉलिड को मेटल गैस में चेंज करना, फिर आयनाइज करना, फिर हाइड्रेशन करना। यहाँ पर सबसे ज्यादा जो सवाल आता है बेटा वो यही आता है, कॉपर 2+ से कॉपर का जो E0 वैल्यू होता है वो आपका पॉजिटिव में होता है, वैल्यू होती है 0.34 वोल्ट। सो इस पर बहुत सवाल आता है कि कॉपर के केस में जो E0 वैल्यू होता है वो पॉजिटिव क्यों होता है। सो वो चीज याद रखनी है, यहाँ पर पॉजिटिव में इसीलिए आता है क्योंकि जो रिक्वायर्ड एनर्जी होती है, रिक्वायर्ड एनर्जी इज मच हायर देन द रिलीज्ड एनर्जी। हाइड्रेशन रिलीज होती है यहाँ पर, बट जो आपकी सब्लिमेशन और आयनाइजेशन होता है वो इतना ज्यादा रिक्वायर्ड होता है कि रिलीज्ड एनर्जी उसको कॉम्पनसेट नहीं कर पाती। और कॉपर के केस में जो E0 वैल्यू आता है वो आपका कैसा आता है, पॉजिटिव आता है। ठीक है, इसके अलावा आपका यहाँ पर जो भी डी ब्लॉक एलिमेंट्स होते हैं यार, ये कॉम्प्लेक्स फॉर्मेशन शो करते हैं, अच्छे खासे कॉम्प्लेक्सेस बनाते हैं, जो आप कोऑर्डिनेशन कंपाउंड्स में पढ़ोगे ही, पढ़ रखा है। कॉम्प्लेक्स फॉर्मेशन के साथ साथ बेटा ये अलॉय फॉर्मेशन भी दिखाते हैं। ठीक है, सो दे फॉर्म कॉम्प्लेक्सेस, दे शो अलॉय फॉर्मेशन। इसके अलावा
जितने भी डी ब्लॉक एलिमेंट्स होते हैं दे फॉर्म इंटरस्टिशियल कंपाउंड्स। इंटरस्टिशियल कंपाउंड्स इंपॉर्टेंट है बेटा, इस पर काफी सवाल आता है। इंटरस्टिशियल कंपाउंड्स क्या होते हैं? जो आपके डी ब्लॉक के मेटल्स होते हैं उनकी लैटिस में स्मॉल एटम जैसे कि कार्बन, हाइड्रोजन, बोरॉन, नाइट्रोजन, ये जब मेटल की क्रिस्टल लैटिस में ट्रैप हो जाते हैं देन द कंपाउंड्स आर कॉल्ड एज इंटरस्टिशियल कंपाउंड्स। इनकी अगर हम इनकी कैरेक्टरिस्टिक्स पे काफी सवाल आता है कि ये दे रिटेन मेटालिक कंडक्टिविटी। इंटरस्टिशियल कंपाउंड्स केमिकली आपके इनर्ट होते हैं, उन सब पर सवाल आ जाता है। ठीक है, उसके बाद आता है बेटा कलर पे। ठीक है, कलर दो तीन रीजंस की वजह से होता है आपका। यहां पर एक तो आपका डी ट्रांजिशन की वजह से होता है, तो याद रखना है D0 D10 आयंस जो होते हैं वो आपके जनरली कैसे होते हैं? कलरलेस होते हैं। फिर आपका कलर होता है बेटा दैट इज बिकॉज ऑफ चार्ज ट्रांसफर स्पेक्ट्रा। ठीक है, यहां पर बड़ा अच्छा एग्जाम्पल है आपका MnO4 माइनस, जहां पे मैग्नीज +7 में 3D 0 होता है, फिर भी आपका ये पिंक पर्पल कलर का कंपाउंड होता है। तो यहां पर कलर किसकी वजह से आता है? और द कलर इज बिकॉज ऑफ LMCT, लीगेंड टू मेटल चार्ज ट्रांसफर। तो यहाँ पर जो आपके ऑक्सीजन होता है लीगेंड, वो मेटल के अंदर अपना चार्ज ट्रांसफर करता है जिसकी वजह से कलर आता है। आपका डाइक्रोमेट आयन Cr2O7 2- वहां पर भी यही कहानी होती है। सो दिस इज LMCT। इसके अलावा MLCT भी होता है, मेटल टू लीगेंड चार्ज ट्रांसफर, मेटल टू मेटल चार्ज ट्रांसफर भी होता है। और तीसरा रीजन कलर का होता है पोलराइजेशन की वजह से, जैसे सिल्वर ब्रोमाइड, सिल्वर आयोडाइड, इनमें कलर आता है आपका पोलराइजेशन की वजह से। ठीक है, D0 D10 आयंस आपके कलरलेस होते हैं। कलर होने के लिए, डी ट्रांजिशन होने के लिए आपके पास D के अंदर अनपेयर्ड इलेक्ट्रॉन होना चाहिए। ठीक है, इसके अलावा कैटालिटिक एक्टिविटी शो करते हैं, दे एक्ट एज गुड कैटलिस्ट। ठीक है, सो दे हैव द कैटालिटिक एक्टिविटी। डी ब्लॉक के एलिमेंट्स या इनके कंपाउंड्स दे एक्ट एज अ वेरी गुड कैटलिस्ट। इसके अलावा मेटालिक बॉन्डिंग पे बड़ा सवाल आता है यार। मेटालिक बॉन्डिंग जो होती है इज डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू एंथैल्पी ऑफ एटमाइजेशन, which is directly proportional to number of unpaired electrons. जितने ज्यादा अनपेयर्ड इलेक्ट्रॉन्स होंगे उतना ज्यादा मेटालिक बॉन्ड स्ट्रांग होगा। जितना मेटालिक बॉन्ड स्ट्रांग होगा आपका, उतनी ज्यादा उस एटम की एंथैल्पी ऑफ एटम, यानी उसको एटमाइज करने के लिए आपको उतना ज्यादा एनर्जी रिक्वायर्ड होता है। जिंक के केस में एंथैल्पी ऑफ एटमाइजेशन काफी लो होता है क्योंकि वहां पर अनपेयर्ड इलेक्ट्रॉन्स होते ही नहीं है। 3d10 4s2 होता है, पूरा कंप्लीटली फिल्ड होता है। सो जिंक का एंथैल्पी ऑफ एटमाइजेशन इज क्वाइट लो। इसके अलावा बेटा जितना मेटालिक बॉन्ड स्ट्रांग होता है, Mb लिख रही हूं मैं इसको, ये डायरेक्टली प्रोपोर्शनल होता है हार्डनेस के, यानी मेटल उतना ही ज्यादा हार्ड होता है। इट इज ऑल्सो डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू मेल्टिंग पॉइंट एंड बॉइलिंग पॉइंट। ठीक है, सो मेटालिक बॉन्डिंग जितना ज्यादा होगा, हार्डनेस उतना ज्यादा होगा, मेल्टिंग पॉइंट बॉइलिंग पॉइंट उतना ही ज्यादा होगा। ये याद रखिएगा। जिंक कैडमियम मरकरी में क्योंकि वीक मेटालिक बॉन्ड होता है, क्योंकि अनपेयर्ड इलेक्ट्रॉन्स के डायरेक्टली प्रोपोर्शनल है, अनपेयर्ड इलेक्ट्रॉन होता ही नहीं है। सो दे हैव वीक मेटालिक बॉन्ड, जिसकी वजह से इनका मेल्टिंग पॉइंट बॉइलिंग पॉइंट लो होता है। एंड दे आर कंसिडर्ड एज वॉलेटाइल मेटल्स, यानी आसानी से किस में कन्वर्ट हो सकते हैं बेटा? वेपर्स में कन्वर्ट हो सकते हैं। ठीक है, चलिए इसके अलावा डेंसिटी की अगर हम बात करें, लेफ्ट टू राइट जब आप जाते हैं किसी सीरीज के अंदर तो डेंसिटी आपकी जनरली इंक्रीज करती है। एग्जाम्पल स्कैंडियम, सॉरी टाइटेनियम से लेकर जब आप कॉपर तक जाते हैं डेंसिटी इंक्रीज करती है। ठीक है, और यहाँ पे और चीजें भी हैं। चलिए थोड़ा सा आपका सवाल आता है बेटा, स्टेबिलिटी ऑफ हायर ऑक्सीडेशन स्टेट,
ये हमने कवर करा हुआ है प्रॉपर्टीज में, ठीक है। सो जितना ज्यादा अनपेयर्ड इलेक्ट्रॉन्स होते हैं, जैसे मैग्नीज 3D सीरीज में सबसे ज्यादा वेरिएबल ऑक्सीडेशन स्टेट दिखाता है +2 से लेकर +7 तक, बिकॉज ऑफ द सिमिलर एनर्जी ऑफ n-1d इलेक्ट्रॉन एंड ns इलेक्ट्रॉन। इसके अलावा आपका जैसे फ्लोराइड्स होते हैं, दे हैव द टेंडेंसी टू स्टेबलाइज हायर ऑक्सीडेशन स्टेट एंड ऑक्सीजन ऑल्सो, ठीक है। बट ये बड़ा कॉमन क्वेश्चन है कि मैग्नीज के केस में जब फ्लोराइड होता है तो वो बेटा खाली +4 तक हाईएस्ट ऑक्सीडेशन स्टेट शो करता है, बट ऑक्सीजन के साथ इट कैन शो अप टू +7, यानी ऑक्सीजन ज्यादा हायर ऑक्सीडेशन स्टेट को स्टेबलाइज करता है एज कंपेयर टू फ्लोराइड्स। और ये रीजन, ये जो ऑक्सीजन की सुपीरियोरिटी है, दैट इज बिकॉज ऑफ द टेंडेंसी की ऑक्सीजन कैन फॉर्म मल्टीपल बॉन्ड्स विद द मेटल। फ्लोरीन जो होता है वो सिंगल कोवलेंट बॉन्ड ही बनाता है, बट ऑक्सीजन आपका डबल कोवलेंट बॉन्ड बना सकता है, मल्टीपल बॉन्ड बना सकता है, जिसकी वजह से ऑक्सीजन कैन स्टेबलाइज द हायर ऑक्सीडेशन स्टेट्स मच मोर देन फ्लोरीन एंड शोज इट्स सुपीरियोरिटी, काफी सुपीरियर होता है आपका, ठीक है। इसके अलावा एक जो आपका क्वेश्चन आता है बेटा, वो बहुत ज्यादा आता है, कॉपर +2 aqueous जो होता है, दैट इज मोर स्टेबल देन कॉपर प्लस aqueous, ठीक है। ये वाला क्वेश्चन बहुत ज्यादा आता है। तो यहाँ पर क्या रीजन होता है कि कॉपर 2+ के केस में जो हाइड्रेशन एनर्जी होती है वो बहुत ज्यादा होती है। इट कंपनसेट्स द सेकेंड आयनाइजेशन एनर्जी, सेकेंड इलेक्ट्रॉन को रिमूव करने के लिए कॉपर प्लस में से एक और इलेक्ट्रॉन निकालोगे तो कॉपर 2+ बनेगा, तो जो रिक्वायर्ड एनर्जी होती है सेकेंड आयनाइजेशन एनर्जी, हाइड्रेशन उसको भी कंपनसेट कर दे, इतनी रिलीज हो जाती है दैट इट कंपनसेट्स द सेकेंड आयनाइजेशन एनर्जी एंड कॉपर 2+ आयन इज स्टेबल, मोर स्टेबल इन एक्वस सॉल्यूशन देन कॉपर +1। कॉपर +1 तो बेटा डिस्प्रपोर्शनेशन रिएक्शन चला जाता है एक्वस मीडियम के अंदर, चेंजेस टू कॉपर 2+ एंड कॉपर। ये कुछ चीजें हैं आपकी डी ब्लॉक के अंदर, मेल्टिंग पॉइंट, कैटलिस्ट, हायर ऑक्सीडेशन स्टेट का स्टेबिलिटी, इन सब चीजों पर आपका काफी सवाल आता है। फिर आपका एफ ब्लॉक के अंदर ज्यादा कुछ नहीं है बेटा, लैंथेनॉइड्स एंड एक्टिनॉइड्स में मेन जो आपको मैंने इंट्रोडक्शन बता रखा है, वो दोनों के बीच का डिफरेंस कभी कभी आ जाता है बट ऑब्जेक्टिव है। इसके अलावा लैंथेनॉइड्स एक्टिनॉइड्स के एक बार एलिमेंट्स सारे के सारे देख लेना कौन कौन से होते हैं, बाकी तो क्वेश्चन अभी कराऊंगी तो उसमें कवर हो ही जाएगा। दोनों की कॉमन ऑक्सीडेशन स्टेट्स एक बार लिख लेते हैं, उस पर सवाल आ जाता है। दोनों की कॉमन ऑक्सीडेशन स्टेट +3 होता है, but lanthanoids show other oxidation state also of +2 and +4 and actinoids तो +4 +5 +6 +7 तक भी आपका दिखा देते हैं। actinoids के अंदर ज्यादातर एलिमेंट्स आपके मैनमेड है, रेडियो एक्टिव होते हैं, लैंथेनॉइड्स में नहीं होते इतने। इसके अलावा एक्टिनॉइड्स में जो आपके यूरेनियम के बाद एलिमेंट्स आते हैं वो उनको हम बोलते हैं ट्रांस यूरेनियम, आफ्टर यूरेनियम जो भी होता है 92 के बाद, दे आर कॉल्ड एज ट्रांस यूरेनियम एलिमेंट्स। और तो आपका कुछ बहुत ज्यादा नहीं है, बाकी तो क्वेश्चन में कवर हो जाएगा, ठीक है। सो क्वेश्चन से एक बार स्टार्ट करते हैं, है ना। चलो पहला क्वेश्चन है, विच ऑफ द फॉलोइंग एलिमेंट्स डज नॉट हैव n-1d10 ns2 इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन, इनमें से किस में ये इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन नहीं है, ठीक है। पहले जिंक का देखते हैं बेटा, जिंक का होता है 3d10 4s2, आउटर लिख रहे हैं। कैडमियम उसी के नीचे आता है, उसी के खानदान का है, तो बस शेल बढ़ा दो, ये हो जाएगा आपका 4d10 5s2, जिंक कैडमियम मरकरी। मरकरी का क्या हो जाएगा बेटा 5d10 6s2, और कॉपर का क्या होता है, कॉपर 29, बट ये होता है 3d10 4s1, आइडियली 3d9 4s2 होना चाहिए। एस का एक इलेक्ट्रॉन डी में चला जाता है, इसको फुली फिल्ड की स्टेबिलिटी दे देता है। सो कॉपर के केस में आपका n-1d10 ns2 कॉन्फ़िगरेशन नहीं है, बाकी तीनों में है। चलिए नेक्स्ट, द ग्राउंड स्टेट इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन ऑफ न्यूट्रल टाइटेनियम एटम इज, न्यूट्रल का मतलब है कि टाइटेनियम पर कोई चार्ज नहीं है। सो स्कैंडियम 21 टाइटेनियम 22, ठीक है।
इसका कॉन्फ़िगरेशन होता है बेटा आर्गन 18 4s2 तक तो कैल्शियम भर जाता है, आर्गन 18 4s2 कैल्शियम का होता है, फिर डी भरना स्टार्ट होता है। सो 20 इलेक्ट्रॉन तक तो कैल्शियम भर गया, फिर आता है आपका स्कैंडियम 3d1, फिर आता है टाइटेनियम 3d2, 3d को अंदर लिखते हैं क्योंकि सारी 3 की सबशेल साथ में हो जाती हैं। सो इसका कॉन्फ़िगरेशन हो जाएगा आर्गन 18 3d2 4s2, देख लो कहाँ पे मैच कर रहा है, दैट इज गोइंग टू बी ऑप्शन बी। हाँ, इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन आपके दिमाग में हो रहा होगा मैम किसका याद करें। सो इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन डी ब्लॉक के अंदर स्कैंडियम से लेके जिंक तक बहुत इंपॉर्टेंट है, 3D सीरीज का आपको याद होना चाहिए। इसके अलावा आखिरी के जो 3 ग्रुप है बेटा 10 11 12, निकल पैलेडियम प्लैटिनम, कॉपर सिल्वर गोल्ड, जिंक कैडमियम मरकरी, इनके याद होने चाहिए, बहुत इंपॉर्टेंट है। एफ ब्लॉक में मैंने पिछली बार भी जब आपका टर्म 2 का रिवीजन कराया था, मैंने वहां पे स्टार बनवाए थे कुछ कुछ के कॉन्फ़िगरेशन, जैसे गैडोलिनियम हो गया, हॉल्मियम हो गया, यूरोपियम हो गया, समेरियम हो गया, इन सब के कॉन्फ़िगरेशन एक बार कॉपी में लिख लेना। चलो नेक्स्ट है द थर्ड आयनाइजेशन एंथैल्पीज मिनिमम फॉर, थर्ड आयनाइजेशन यानी तीसरा इलेक्ट्रॉन निकालने के लिए सबसे कम एनर्जी कहां पर देनी पड़ेगी। तो पहले हम सबका कॉन्फ़िगरेशन लिखेंगे। मैग्नीज हो जाएगा बेटा 3d5 4s2, निकल होगा बेटा 3d8 4s2, कोबाल्ट हो जाएगा 3d7 4s2, और आयरन होगा 3d6 4s2, है ना। सब में से दो दो इलेक्ट्रॉन निकाल दो, यानी आपने 2 इलेक्ट्रॉन्स तक निकाल दिए, तीसरा निकालने के लिए देखेंगे, ठीक है। सो सब में से जब 2 2 इलेक्ट्रॉन निकाल दोगे तो मैग्नीज 2+ बनेगा, इट इज गोइंग टू बी 3d5, निकल 2+ होगा बेटा 3d8, कोबाल्ट 2+ हो जाएगा आपका 3d7, और आयरन 2+ हो जाएगा बेटा 3d6। 2 इलेक्ट्रॉन निकाल दिए, हमसे पूछ रहे हैं मिनिमम थर्ड आयनाइजेशन किसका, यानी अब तीसरा इलेक्ट्रॉन निकालने में आपको सबसे कम एनर्जी कहां पर देनी पड़ेगी। यार देखो मैग्नीज के केस में तो बहुत ज्यादा होगा, क्यों बहुत ज्यादा होगा, क्योंकि इसका 3d5 हाफ फिल्ड स्टेबल है। अगर मैं इसमें से तीसरा इलेक्ट्रॉन निकालूंगी, इसको 3+ बनाऊंगी, तो 3d5 से 3d4 बन जाएगा, जो ये नहीं बनना चाहेगा, क्योंकि वो कह रहा है भाई मेरे को बनना ही नहीं, मेरा हाफ फिल्ड स्टेबल कॉन्फ़िगरेशन है, मेरे को क्यों खराब कर रहे हो। तो यहां पर तो नहीं होगा, यहां पर तो काफी हाई होगा थर्ड आयनाइजेशन एनर्जी। मैग्नीज 3+ के कंपाउंड काफी अनस्टेबल होते हैं, वो कोशिश करेगा मैग्नीज 2+ में बदलने की, ठीक है। अब यहां पे अगर आप देखो ना बेटा, अगर मैं आपको ये आयरन बनाकर दिखाऊं, 2 3 4 5 6, अगर इसमें से मैं एक इलेक्ट्रॉन निकाल दूं ना यार, ये वाला इलेक्ट्रॉन निकाल दूं, जैसे ही एक और इलेक्ट्रॉन निकालोगे इसमें से, तो ये 3d5 अटेन कर लेगा, Fe3+ बन जाएगा, और जैसे ही Fe3+ बना 3d5 कॉन्फ़िगरेशन इसने अटेन करा है, तो खुशी से पागल हो जाएगा, ये कह रहा है यार तुमने तो मेरे को जिंदगी की सारी खुशी दे दी जो मुझको चाहिए थी। सो आयरन के केस में तीसरा इलेक्ट्रॉन निकालना सबसे आसान है, क्योंकि यहां पर जैसे ही तीसरा इलेक्ट्रॉन निकलेगा ये क्या अटेन कर लेगा, हाफ फिल्ड स्टेबल d5 कॉन्फ़िगरेशन, और अगर ये अटेन कर लेगा, यहाँ पे तीसरा इलेक्ट्रॉन निकालना आसान है, 2 तो निकल गए थे s से, तीसरा जब निकलेगा d से, तो d6 से d5 बनेगा, ये कहेगा अरे यार हमें मुझे कुछ चाहिए था, तुमने मुझे वो दे दिया। सो थर्ड आयनाइजेशन एनर्जी सबसे कम इसके लिए होगी, क्योंकि ये इलेक्ट्रॉन खोना चाहता है, 2 यहां से निकले, तीसरा यहां से निकलेगा, 3d5 बन जाएगा, बहुत खुश हो जाएगा, और थर्ड आयनाइजेशन एनर्जी आपका मिनिमम कहां पर होगा, आयरन के केस में होगा। सो आई होप आपको क्वेश्चन क्लियर हुआ होगा, इट्स अ गुड क्वेश्चन। नेक्स्ट है विच एलिमेंट कैन हैव ऑक्सीडेशन स्टेट फ्रॉम 4 to 6। देखो बेटा अगर हम आयरन की बात करें तो आयरन तो आपका जनरल जो दिखाता है वो +2 और +3 दिखाता है। मैग्नीशियम तो आपका S ब्लॉक का एलिमेंट है, और S ब्लॉक के एलिमेंट्स वेरिएबल ऑक्सीडेशन स्टेट नहीं दिखाते हैं, D ब्लॉक के ही दिखाते हैं, ठीक है। और मैग्नीशियम तो हम सबको पता है +2 ही दिखाता है, ठीक है।
कोबाल्ट भी आपका +2 +3 ज्यादा दिखाता है, तो आपका क्रोमियम जो है वो बड़ी आसानी से +4 से लेकर +6 तक दिखा देता है। क्रोमियम का तो हाईएस्ट ही आपका +6 तक जाता है। सो क्रोमियम कैन शो ऑक्सीडेशन स्टेट फ्रॉम 4 to 6। ये आपकी 3D सीरीज के ऑक्सीडेशन स्टेट की टेबल है एनसीईआरटी के अंदर। सो इस टेबल को एक बार देख लीजिएगा, जिसे स्कैंडियम +3 दिखाता है, टाइटेनियम आपका +2 +3 +4 तक दिखाता है, वेनेडियम +5 तक दिखाता है, क्रोमियम +6 तक दिखाता है, मैग्नीज +7 तक दिखाता है, फिर आपका कम होना स्टार्ट हो जाता है। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन पढ़े। मैग्नेटिक मोमेंट, यहीं पे मैग्नेटिज्म कवर कर दूंगी मैं, पीछे रह गया था। Magnetic moment of a transition metal is found to be 3.87 bm. Bm stands for Bohr magneton. The number of unpaired electrons present in it is, so आपका mu s spin magnetic moment is given by the formula root में n into n plus 2 Bohr magneton, जहां पर n डिनोट करता है बेटा, क्या डिनोट करता है? n डिनोट करता है नंबर ऑफ अनपेयर्ड इलेक्ट्रॉन्स। ठीक है, अगर आपके किसी मेटल या मेटल आयन में अनपेयर्ड इलेक्ट्रॉन्स प्रेजेंट होते हैं, यानी n का कुछ तो वैल्यू होगा, और अगर n का कुछ तो वैल्यू होगा तो म्यू एस कभी 0 नहीं आएगा। यानी आपका जो भी मेटल का कंपाउंड होगा वो कैसा होगा? आपका पैरामैग्नेटिक। पैरामैग्नेटिज्म तब आता है व्हेन यू हैव द प्रेजेंस ऑफ अनपेयर्ड इलेक्ट्रॉन्स, और जितने ज्यादा अनपेयर्ड इलेक्ट्रॉन होते हैं उतना ज्यादा पैरामैग्नेटिज्म होता है। और अगर आपका स्पिन मैग्नेटिक मोमेंट 0 आ जाए, वो 0 तभी आएगा जब अनपेयर्ड इलेक्ट्रॉन होगा ही नहीं, n का वैल्यू 0 होगा, उस केस में आपका आयन या कंपाउंड कैसा होता है बेटा? डाया मैग्नेटिक। कैसा होता है? डाया मैग्नेटिक। ठीक है, सो हमें स्पिन मैग्नेटिक मोमेंट दे रखा है 3.87 bm, अनपेयर्ड इलेक्ट्रॉन बोल रहा है। अब अगर आप म्यू एस को 3.87 लोगे ना, तो आपको स्क्वायर करना पड़ेगा स्क्वायर रूट हटाने के लिए। हम वो सब नहीं करेंगे क्योंकि हम उससे हमारी कैलकुलेशन बढ़ेगी, तो मैं यहाँ पर लगाऊंगी हिट एंड ट्रायल मेथड। ठीक है, एक तो मुझे दे ही नहीं रखा, मेरे को तो ऑप्शन के अंदर ही 2 दे रखा है, तो बेटा हम 2 को पहले पुट करते हैं। अगर 2 अनपेयर्ड इलेक्ट्रॉन हुए तो 2 इंटू 2 प्लस 2, यानी 2 इंटू 4 बाहर ले लो, यहां से बेटा 4 का स्क्वायर रूट 2 आएगा तो 2 रूट 2 आएगा, रूट 2 होता है 1.414, ये आ जाएगा 2.828, नियर अबाउट 2.83 bm। यानी 2 अनपेयर्ड तो नहीं होगा, ये तो गलत हो गया। अब ट्राई करते हैं 3 अनपेयर्ड है तो 3 इंटू 3 प्लस 2, यानी 3 इंटू 5, यानी रूट 15। 15 का रूट हो गया 3 3 सा 9, 4 4 सा 16, 3 3 सा 9, 3 पॉइंट समथिंग होगा, यही आएगा बेटा 3.87 bm। यानी अनपेयर्ड इलेक्ट्रॉन कितना प्रेजेंट होगा? 3 प्रेजेंट होगा। तो यहाँ पे हिट एंड ट्रायल करो, अपनी कैलकुलेशन को मत बढ़ाना बैठ के पेपर के अंदर, क्योंकि अगर आप यहाँ पे 3.87 पुट करोगे तो आपको स्क्वायर रूट हटाने के लिए दोनों जगह स्क्वायर करना पड़ेगा, फिर आपको 3.87 का स्क्वायर करना पड़ेगा, उससे आपकी कैलकुलेशन बढ़ेगी और कुछ नहीं होगा। ठीक है, डू नॉट थिंक ऑफ डूइंग सच स्टूपिडिटी इन पेपर, इतना टाइम नहीं होता है। ठीक है, नेक्स्ट है विच ऑफ द फॉलोइंग एक्वस सॉल्यूशंस विल बी कलर्ड होगा यहाँ पर। तो यहाँ पर जरा आप केटायन को चेक करेंगे, यहाँ पे बेटा जिंक, आपका जिंक 2+ होगा, यहाँ पे लिथियम प्लस होगा, यहाँ पे कोबाल्ट 2+ होगा, यहाँ पे मरकरी 2+ होगा। ठीक है, लिथियम तो होता है बेटा 1s2 2s1, एक इलेक्ट्रॉन चला गया 1s2 हो गया, अनपेयर्ड इलेक्ट्रॉन 0 है प्लस, ये तो s ब्लॉक का है, इसको तो पहले ही हटा दो, निग्लेक्ट कर दो। जिंक 2+ का कॉन्फ़िगरेशन क्या होगा? 3d10, सारे इलेक्ट्रॉन्स पेयर्ड है, कलरलेस होता है। अब आते हैं मरकरी 2+, बेटा मरकरी भी इसी के खानदान का है, जिंक कैडमियम मरकरी।
3d10 4s2 4d10 5s2 6d सॉरी 5d10 6s2 2 इलेक्ट्रॉन निकल गए तो 5d10। ये भी कैसा होगा? कलरलेस। दिस इज गोइंग टू बी, यार पूरा ही लिखना पड़ेगा, ये कलरलेस, यहां पे भी कलरलेस। चार्ज ट्रांसफर वाले बेटा कुछ स्पेशल केसेस हैं, वो आपको करा रखे हैं मैंने। कोबाल्ट 2+ की बात करूं, कोबाल्ट होता है बेटा 3d7 4s2, 2 इलेक्ट्रॉन 4s से जाएगा, आपके पास आएगा 3d7। यहां पर अगर आप देखेंगे 3d7 1 2 3 4 5 6 7 है ना, आपके पास 3 अनपेयर्ड इलेक्ट्रॉन्स प्रेजेंट है। कलर के लिए आपको अनपेयर्ड इलेक्ट्रॉन्स चाहिए ताकि डी ट्रांजिशन हो सके। सो अनपेयर्ड इलेक्ट्रॉन आपके कोबाल्ट 2+ में प्रेजेंट है, तो ये वाला आपका सोल्यूशन कोबाल्ट नाइट्रेट का कलर्ड होगा, बाकियों के आपके कैसे होंगे? कलरलेस होंगे। नेक्स्ट है विच ऑफ द फॉलोइंग अलॉयज कंटेन कॉपर एंड जिंक। ठीक है, सो ब्रास की अगर मैं बात करूं तो ब्रास होता है बेटा कॉपर एंड जिंक। ब्रॉन्ज होता है, जेड है, इसको याद रखने का तरीका याद रखना, ब्रॉन्ज में जिंक नहीं होता, जेड आता है तो जिंक नहीं होता। यह अलॉय होता है कॉपर एंड टिन का। बेल मेटल भी बेटा अलॉय होता है कॉपर एंड टिन का, बट परसेंटेज का फर्क होता है। यहाँ पे आपका 78 एंड 22% के अराउंड होता है, यहाँ पे 70 और 30% होता है। ठीक है, सो दोनों में परसेंटेज का फर्क होता है। हमसे पूछा किस में कॉपर एंड जिंक होगा, दैट इज गोइंग टू बी ब्रास। ठीक है, ब्रॉन्ज में 70-30, बेल मेटल में 78-22%। ठीक है, नेक्स्ट है एसिडिफाइड पोटेशियम डाइक्रोमेट ऑक्सीडाइजेस 2। अब K2Cr2O7 है बेटा, एसिडिफाइड, एक्ट्स एज अ गुड ऑक्सीडाइजिंग एजेंट। ठीक है, बहुत ही अच्छा क्या होता है? ऑक्सीडाइजिंग एजेंट होता है, यानी दूसरे को तो ऑक्सीडाइज कर देगा पर खुद क्या होगा? रिड्यूस होगा। यहाँ पे क्रोमियम +6 से क्रोमियम +3 में रिड्यूस होता है। सो अब जरा देखते हैं कहाँ कहाँ एक्चुअली में आपका रिडक्शन हो रहा है। चलिए, सॉरी, कहाँ कहाँ पे ऑक्सीडेशन हो रहा है, रिडक्शन नहीं ऑक्सीडेशन। आयोडाइड I- को I2 में ऑक्सीडाइज कर देगा, करेगा। I- से I2 बेटा ऑक्सीडेशन है, कर सकता है। सल्फाइड S2- से सल्फर 2- से 0 ऑक्सीडेशन हो रहा है, तो दूसरे को ऑक्सीडाइज करेगा, डाइक्रोमेट खुद रिड्यूस होगा। I- को I2 में करेगा क्योंकि ऑक्सीडेशन है। सल्फाइड को सल्फर में कर सकता है, ऑक्सीडेशन है। 10-4 to 10-2+ बेटा 10-4+ से 2+, इट इज नॉट ऑक्सीडेशन, दिस इज रिडक्शन। तो ये गलत है, रिड्यूस नहीं करेगा, दूसरे को ऑक्सीडाइज करेगा, तो ए और बी करेक्ट होगा। इट कैन ऑक्सीडाइज आयोडाइड टू आयोडीन, सल्फाइड टू सल्फर। ठीक है, आपका फेरस को फेरिक में करता है, काफी चीजों को ऑक्सीडाइज करता है पर खुद रिड्यूस होता है। यहाँ पे तो इसी का रिडक्शन हो रहा है, तो दिस इज गोइंग टू बी रॉन्ग। चलिए, नेक्स्ट है विच ऑफ द फॉलोइंग कैन रिएक्ट विद K2Cr2O7। K2Cr2O7 बेटा ऑक्सीडाइजिंग एजेंट है, ये दूसरे को ऑक्सीडाइज करेगा। तो आपको ऐसी कोई स्पीशीज देखनी है जिसको ये ऑक्सीडाइज कर सके, और ये बात हमेशा याद रखना, if an element is in its हाईएस्ट ऑक्सीडेशन स्टेट, तो वो हमेशा बिहेव करता है ऑक्सीडाइजिंग एजेंट की तरह। अगर एलिमेंट बेटा अपनी लोएस्ट ऑक्सीडेशन स्टेट में होता है तो वो बिहेव करता है रिड्यूसिंग एजेंट की तरह। और अगर कोई एलिमेंट अपनी इंटरमीडिएट ऑक्सीडेशन स्टेट में होता है, बीच की ऑक्सीडेशन स्टेट में, तो वो दोनों की तरह एक्ट कर सकता है, बोथ ऑक्सीडाइजिंग एजेंट एंड रिड्यूसिंग एजेंट। ठीक है,
अब K2Cr2O7 में क्रोमियम अपनी हाईएस्ट ऑक्सीडेशन स्टेट में होता है +6, तो हाईएस्ट में है, तो ये बहुत ही अच्छा क्या एक्ट करता है, इट एक्ट्स एज अ गुड ऑक्सीडाइजिंग एजेंट, यानी दूसरे को ऑक्सीडाइज कर देता है, खुद रिड्यूस होता है। ऑक्सीडाइजिंग एजेंट का काम ही यही होता है, दूसरे को ऑक्सीडाइज करना, खुद रिड्यूस होना। अब यहां पर पहले ऑप्शन में देखते हैं बेटा SO3 2-, सल्फर का ऑक्सीडेशन स्टेट निकालोगे x - 6 इज इक्वल टू -2 +4, कार्बोनेट में कार्बन का बेटा +4 होगा, x - 6 इक्वल टू, सेम कहानी होगी, +6, नाइट्रेट में नाइट्रोजन पर आएगा +5, यहां पे सल्फर अपनी हाईएस्ट ऑक्सीडेशन स्टेट में है, यहां पे नाइट्रोजन अपनी हाईएस्ट ऑक्सीडेशन स्टेट में है, सॉरी OS आएगा, हाईएस्ट ऑक्सीडेशन स्टेट में, कार्बन भी अपनी हाईएस्ट ऑक्सीडेशन स्टेट में है, +4 से ज्यादा कैसे ही दिखाएगा जब वैलेंस इलेक्ट्रॉन ही कार्बन पे 4 होते हैं, बट सल्फर सल्फाइट आयन में इंटरमीडिएट ऑक्सीडेशन स्टेट में है। सो आपका डाइक्रोमेट क्या करेगा बेटा, SO3 2-, सल्फाइट आयन को ऑक्सीडाइज कर सकता है, किसके अंदर, सल्फेट आयन के अंदर ऑक्सीडाइज कर सकता है ना, इट कैन ऑक्सीडाइज सल्फाइट इनटू सल्फेट आयन, बट सल्फेट आयन तो कहीं ऑक्सीडाइज होगा अगर ये अपनी हाईएस्ट ऑक्सीडेशन स्टेट में खुद ऑक्सीडाइजिंग एजेंट की तरह बिहेव, हाईएस्ट में अगर है तो वो उससे ज्यादा क्या ऑक्सीडाइज होगा यार, ये भी +5 से ज्यादा कहां से ऑक्सीडाइज होगा, सेम गोस फॉर कार्बन, हाईएस्ट से ज्यादा कहां और कहां ही जाएगा यार, है ना, बट सल्फर सल्फाइट आयन में इंटरमीडिएट में था, ये +4 से +6 तक जा सकता है। सो डाइक्रोमेट सल्फाइट आयन को ऑक्सीडाइज कर सकता है, बाकी तीनों को ऑक्सीडाइज नहीं कर पाएगा। सो करेक्ट ऑप्शन आपका ए हो जाएगा। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन है, डाइक्रोमेट्स आर जनरली प्रिपेयर्ड बाय द फ्यूजन ऑफ क्रोमाइट ओर विद, सो पहले हम क्या करते हैं बेटा, जो क्रोमाइट ओर होती है उसको हम फ्यूज कराते हैं इधर विद सोडियम कार्बोनेट और विद पोटेशियम कार्बोनेट, किसी से भी करा सकते हैं। सो जब हम पहले क्रोमाइट ओर को फ्यूज कराते हैं तो पहले आपका क्रोमेट बनता है CrO4 2-, फिर वो आपका फर्दर बनता है Cr2O7 2-। सो क्रोमाइट ओर का फ्यूजन आप दोनों में से किसी के साथ भी करा सकते हो, सोडियम कार्बोनेट या पोटेशियम कार्बोनेट, बोथ आर फाइन। सो आपका आंसर हो जाएगा बोथ A एंड B। पहले आपको क्रोमेट आयन मिलता है, फिर वो आपका डाइक्रोमेट में कन्वर्ट होता है। इट इज फ्रॉम द प्रिपरेशन ऑफ डाइक्रोमेट। चलिए पढ़िए, अभी अभी मैंने आपको रिवीजन में कवर कराया है। पर मैग्नेट डार्क पर्पल कलर का कंपाउंड है, हालांकि मैग्नीज +7 ऑक्सीडेशन स्टेट का होता है विद D0 कॉन्फ़िगरेशन। दिस इज ड्यू टू, कलर क्यों आता है यहां पर, सो पर मैग्नेट में मैग्नीज +7 का है, D0 है। मैग्नीज आपका होता है बेटा 3d5,4s2, बेचारे के 7 इलेक्ट्रॉन चले गए, D0 है, DD ट्रांजिशन तो होगा नहीं क्योंकि अनपेयर्ड इलेक्ट्रॉन चाहिए, तो कलर DD ट्रांजिशन की वजह से नहीं होता, और ये कलरलेस भी नहीं होता। यहाँ पे कलर आता है, कलर यहाँ पर किसकी वजह से आता है बेटा, जो आपका पर मैग्नेट होता है उसमें कलर आता है ड्यू टू लीगेंड टू मेटल चार्ज ट्रांसफर, है ना, ये आपका इस तरह से होता है, डबल बॉन्ड O, डबल बॉन्ड O, डबल बॉन्ड O, O-। ठीक है, तो जो लीगेंड होता है वो मेटल के वेकेंट ऑर्बिटल में अपना क्या कर देता है, चार्ज ट्रांसफर कर देता है, इसको हम शॉर्ट में LMCTB बुलाते हैं। सो करेक्ट ऑप्शन हो जाएगा C, चार्ज ट्रांसफर फ्रॉम लीगेंड टू मेटल। चलिए नेक्स्ट, नेम द गैस दैट कैन रेडली डीकलराइज एसिडिफाइड KMnO4 सोल्यूशन, ये आपका P ब्लॉक के अंदर भी आता है। सो आपकी जो गैस होती है ना बड़ी शैतान सी, वो गैस कौन सी होती है आपकी, SO2। SO2 जो होती है वो आपकी कैसी एक्ट करती है, बहुत ही अच्छी रिड्यूसिंग,
ये SO2 के अंदर बहुत अच्छा रिड्यूसिंग एजेंट होता है, ये इट एक्ट्स एज अ वेरी गुड रिड्यूसिंग एजेंट। तो ये क्या करता है बेटा, KMnO4 में मैग्नीज को +7 से किस में रिड्यूस कर देता है, मैग्नीज +2 में। सो पर्पल कलर कलरलेस में चेंज हो जाता है, डीकलराइज हो जाता है, और खुद SO2 +4 से ऑक्सीडाइज हो जाता है N2+6। तो खुद ऑक्सीडाइज हो जाता है, खुद का ऑक्सीडेशन, और यहाँ पे रिडक्शन। जो खुद ऑक्सीडेशन जा रहा है वो कैसा एजेंट बिहेव करता है बेटा, रिड्यूसिंग एजेंट। जो खुद रिडक्शन जाता है वो कैसा एजेंट बिहेव करता है, ऑक्सीडाइजिंग एजेंट। सो SO2 एक्ट्स एज अ गुड रिड्यूसिंग एजेंट, मैग्नीज को +7 से +2 में रिड्यूस कर देती है, खुद ऑक्सीडाइज हो जाता है सल्फेट आयन में, और पर मैग्नेट का जो पर्पल कलर होता है सोल्यूशन का वो डीकलराइज हो जाता है। दिस इज अ टेस्ट फॉर SO2 गैस ऑल्सो, कि अगर आप SO2 गैस रिलीज हो रही है कहीं से, अगर आप उसको KMnO4 के सोल्यूशन से पास कराते हैं, तो आपका जो KMnO4 सोल्यूशन अगर डीकलराइज हो रहा है, दैट मीन्स द गैस इज SO2। चलिए नेक्स्ट है, which of the product of the following reaction is K2CrO4, this is chromate ion बेटा, when reacts with dilute HNO3। तो अगर आपके पास H+ आयन का प्रेजेंस होता है और आपके पास क्रोमेट आयन होता है, CrO4 2- इज क्रोमेट आयन, तो क्रोमेट आयन बेटा चेंज हो जाता है आपका डाइक्रोमेट के अंदर, ठीक है। आपका जो H+ आयन होता है कमिंग फ्रॉम द एसिड, इट चेंजेस टू H2O, बाकी आपका नाइट्रेट नाइट्रेट ही रहता है। सो आपका ऑप्शन करेक्ट कौन सा हो जाएगा, बी ऑप्शन, ठीक है। It is basically the conversion of chromate into dichromate. CrO4 2- plus H+ changes to Cr2O7 2- plus H2O. चलिए नेक्स्ट है, द ग्रीन मैग्नेट एंड पर्पल पर मैग्नेट आर रिस्पेक्टिवली। तो जो आपका मैग्नेट आयन होता है बेटा वो होता है MnO4 2-, और ये कौन से कलर का होता है, ग्रीन कलर्ड आयन। और आपका पर मैग्नेट क्या होता है, MnO4-, और ये आपका कौन से कलर का होता है, पर्पल कलर का आयन होता है, पर्पल कलर सोल्यूशन होता है, ठीक है। यहां पर मैग्नीज का ऑक्सीडेशन स्टेट होगा X-8 इज इक्वल टू -2 +6। यहां पर मैग्नीज का होगा बेटा कॉन्फ़िगरेशन, मतलब ऑक्सीडेशन स्टेट +7। मैग्नीज +6 का मतलब है बेटा, मैग्नीज होता है 3d5 4s2, 6 इलेक्ट्रॉन निकाल दो 3d1, एक अनपेयर्ड तो प्रेजेंट है, और अगर मेरे पास अनपेयर्ड इलेक्ट्रॉन प्रेजेंट है यानी ये कैसा हो जाएगा आपका, पैरा मैग्नेटिक, है ना। मैग्नीज +7 will be only argon 18 3d0 4s0, सातों इलेक्ट्रॉन चले गए। और यहां पर ये कैसा आयन होगा बेटा, डाया मैग्नेटिक, क्योंकि आपकी नोबल गैस में तो सारा पेयर्ड होता है। सो दिस इज गोइंग टू बी डाया मैग्नेटिक। अब ऑप्शन चेक कर लो, मैग्नेट हमारा पैरामैग्नेटिक आ रहा है और पर मैग्नेट हमारा डाया मैग्नेटिक आ रहा है, तो ऑप्शन चेक कर लो, पैरा डाया पहले में ही मैच हो रहा है। चलिए नेक्स्ट द मोस्ट कॉमन लैंथेनॉइड अमंग द फॉलोइंग इज। पहली बात तो ये देख लो कि भाई इनमें से लैंथेनॉइड है भी कौन कौन सा। लैंथेनम लैंथेनॉइड में नहीं आता, ये डी ब्लॉक एलिमेंट होता है। लैंथेनम के बाद आपका सीरियम से लेकर ल्यूटेटियम तक आपका लैंथेनॉइड्स होते हैं। सो ये तो डी ब्लॉक है, ये तो एफ ब्लॉक एलिमेंट भी नहीं होता, ठीक है। प्लूटोनियम बेटा आपका एक्टिनॉइड में आता है। अब आता है सीरियम और प्रोमेथियम में, तो इन दोनों ही आपके लैंथेनॉइड्स होते हैं, बोथ आर लैंथेनॉइड्स, बट आपका ज्यादा कॉमन जो होता है वो सीरियम होता है। इट इज अ वेरी कॉमन लैंथेनॉइड। इसके सीरियम के काफी सॉल्ट्स वगैरह काफी कंपाउंड्स यूज भी होते हैं। सो इट इज अ वेरी कॉमन लैंथेनॉइड सीरियम देन प्रोमेथियम। नेक्स्ट है, विच ऑफ द फॉलोइंग पेयर्स हैज द सेम साइज। किस पेयर के अंदर आपका ऑलमोस्ट सेम साइज होगा, जिंक 2+, हॉफनियम 4+, ठीक है, Fe2+, Ni2+, Zn4+, Ti4+,
Zr4+ HF4+। पहली बात तो अगर आप किसी सीरीज में जा रहे हो लेफ्ट टू राइट, अगर आयरन पर सेम चार्ज है तो लेफ्ट टू राइट जाने पे बेटा साइज डिक्रीज करता है। आयरन कोबाल्ट निकल, आयरन 2+, कोबाल्ट 2+, निकल 2+, इसमें इसका साइज कम होगा, इसका ज्यादा होगा, तो दे विल नॉट हैव सेम साइज। जिंक और टाइटेनियम, टाइटेनियम 4+ इधर कहीं होगा, जिंक वहां पे होगा, सेम चार्ज लेफ्ट टू राइट जाओगे साइज घटेगा, इसका साइज ज्यादा होगा, इसका साइज कम होगा, सेम साइज नहीं होगा। जिंक 2+ 3D सीरीज का, हॉफनियम होता है बेटा 5D सीरीज का। अभी हमने करा था 3D से 4D साइज बढ़ता है, 4D से 5D में साइज क्या रहता है, सेम रहता है, एक्सेप्ट ग्रुप 3 साइज, है ना, लैंथेनॉइड कॉन्ट्रैक्शन। तो आपका जिरकोनियम और हॉफनियम, जिरकोनियम 4D सीरीज का होता है, ये 5D सीरीज का, दोनों का एटॉमिक और आयनिक रेडियाई क्या होता है, सिमिलर होता है। एंड पहले मैं बता दूं बेटा लैंथेनॉइड कॉन्ट्रैक्शन, लैंथेनॉइड कॉन्ट्रैक्शन के कॉन्सिक्वेंसेस को भी ध्यान से पढ़ लेना एक बार, क्योंकि कॉन्सिक्वेंसेस पे सवाल आ जाता है। जैसे जिरकोनियम हॉफनियम सिमिलर रेडियाई हो जाता है, सिमिलर फिजिकल केमिकल प्रॉपर्टीज हो जाती हैं। इसके अलावा लैंथेनॉइड कॉन्ट्रैक्शन में क्योंकि सिमिलर फिजिकल केमिकल प्रॉपर्टी होती है, तो अगर आपके पास किसी लैंथेनॉइड का मिक्सचर है तो उसका सेपरेशन काफी ज्यादा मुश्किल हो जाता है। चलिए नेक्स्ट, द करेक्ट ऑर्डर ऑफ आयनिक रेडियाई ऑफ सीरियम, प्रेस्मोडियम, गैडोलिनियम, डायस्प्रोजियम इन +3 ऑक्सीडेशन स्टेट इज। कह रहे हो मैडम कौन से नाम बोल दिए, हमें तो ये याद भी नहीं है, पढ़े भी नहीं है। तो ये आपके लैंथेनॉइड सीरीज के एलिमेंट्स हैं। इसको याद करने के लिए पहले मैं गाना लिख देती हूं। सलीना और प्रीति ने डंडे से पम्मी, पम्मी में PU भी कर सकते हो, कुछ भी कर लो, पम्मी और सिम्मी को मारा। ठीक है, सलीना और प्रीति ने डंडे से पम्मी और सिम्मी को मारा, दो लड़कियों से लड़ाई हो गई, एकदम मारपीट हो गई। ये आधा गाना है। उसके बाद है यूरोप गया तब डायरिया हो गया। ठीक है, उसके बाद है आपका अरे टमाटर येलो ब्लू, जो कतई नहीं है। अब कैसे एलिमेंट्स इनमें से निकालने हैं वो देखिए जरा। सीरियम, प्रेजोमीडियम, प्रेजोडीमियम होता है, प्रेजोडीमियम, एनडी से हो गया नायोडीमियम, पीएम प्रोमेथियम, एसएम समेरियम। ठीक है, एटॉमिक नंबर भी साथ साथ लिख रही हूं बेटा, 58, 59, 60, 61, 62, 63। ठीक है, सॉरी यूरोपियम में EU होगा, 63, GD गैडोलिनियम 64, TB 65। ठीक है, दिस इज आपका टर्बियम। यहाँ पे होता है DY डायस्प्रोजियम 66, HO हॉल्मियम। ठीक है, दिस इज अर्बियम, दिस इज यूरोपियम, दिस इज अर्बियम 68, TM थुलियम 69, YB यहां से आता है यूट्रिबियम, और LU ल्यूटेटियम। ठीक है, 70, 71। ठीक है, सो आपके ये सारे के सारे आपके लैंथेनॉइड्स होते हैं। 3 पार्ट्स में गाने याद करने का तरीका होता है। पहला है सलीना और प्रीति ने डंडे से पम्मी और सिम्मी को मारा। यहाँ से आपको 5 एलिमेंट्स का सिंबल मिलता है, सीरियम, आपका प्रेजोमीडियम, नायोडीमियम, प्रोमेथियम, समेरियम। ठीक है, यूरोपियम गैडोलिनियम आपका ये हो गया टर्बियम, डायस्प्रोजियम, हॉल्मियम। फिर हो गया अर्बियम, ये हो गया आपका थुलियम, यूट्रिबियम एंड ल्यूटेटियम। ठीक है, अब आपका बेटा अब यहाँ पर देखो जरा, ये सारे 58 to 71 लैंथेनॉइड्स हैं,
और लेफ्ट टू राइट जब आप लैंथेनॉइड्स में जाते हो यानी 58 से 71, सो लैंथेनॉइड कॉन्ट्रैक्शन हो रहा होता है क्योंकि आपका यहाँ पे 4F की फिलिंग हो रही है, 4F 1 2 3 एंड सो ऑन अप टू 14 तक फिलिंग हो रहा होगा। सो लैंथेनॉइड्स के अंदर भी जब आप लेफ्ट टू राइट मूव करते हो, एटॉमिक नंबर जैसे जैसे इंक्रीज होता है साइज डिक्रीज होता है। ऐसे इट विल सेम गो फॉर द आयंस ऑल्सो। सेम आयनिक चार्ज अगर सबके ऊपर, तो जैसे जैसे एटॉमिक नंबर इंक्रीज करता है बेटा साइज डिक्रीज करता है। साइज अगर डिक्रीज करेगा तो आपका सबसे कम साइज, अब हमें आइडेंटिफाई करना है बेटा, dy सबसे राइट में है, gd उसके बाद है आपका pm और ce, ठीक है। तो सबसे कम साइज किसका होगा बेटा, डायस्प्रोजियम का, क्योंकि लेफ्ट टू राइट जा रहे हो साइज घट रहा है। उसके बाद हो जाएगा आपका गैडोलिनियम 3+, उससे ज्यादा होगा प्रोमेथियम 3+, और सबसे ज्यादा होगा सीरियम 3+, ठीक है। सो आप जब लेफ्ट टू राइट जा रहे हो लैंथेनाइड्स में, लेफ्ट टू राइट, एटॉमिक नंबर अगर इंक्रीज होता है तो साइज क्या करता है, डिक्रीज करता है। दिस इज बिकॉज ऑफ द लैंथेनॉइड कॉन्ट्रैक्शन। साइज ग्रेजुअली थोड़ा डिक्रीज करता जाता है, और अगर सारे आयंस पर सेम चार्ज है तो भी एटॉमिक नंबर बढ़ेगा तो साइज घटेगा। तो डायस्प्रोजियम का साइज सबसे छोटा होगा और सीरियम जो सबसे लेफ्ट में उसका साइज सबसे बड़ा होगा। लेफ्ट टू राइट जाओगे आयनिक रेडिया कम होता जाएगा, ठीक है। सो करेक्ट ऑप्शन आपका कौन सा हो जाएगा, दैट इज गोइंग टू बी ऑप्शन 3, ठीक है। नेक्स्ट है अ मैन मेड वाइट सिल्वरी मेटल रेडियो एक्टिव इन नेचर हैज स्ट्रॉन्ग टेंडेंसी टू फॉर्म ऑक्सोकेटायंस एंड कॉम्प्लेक्सेस। इट इज यूज्ड एज अ न्यूक्लियर फ्यूल इन एटॉमिक रिएक्टर्स। दिस मेटल इज अ, पहला ऑप्शन बोल रहा है बेटा एक्टिनॉइड, लैंथेनॉइड, रिप्रेजेंटेटिव एलिमेंट या ट्रांजिशन। रिप्रेजेंटेटिव होता है बेटा एस ब्लॉक प्लस पी ब्लॉक, यानी एस ब्लॉक या पी ब्लॉक का हो। एस ब्लॉक या पी ब्लॉक के अंदर आपके रेडियो एक्टिव एलिमेंट्स होते हैं, बट बहुत ऐसा कोई नहीं है जो आपका न्यूक्लियर फ्यूल में एज सच यूज हो रहा हो, ठीक है। लैंथेनॉइड में भी आपके रेडियो एक्टिव बहुत ज्यादा मैनमेड एलिमेंट नहीं होते, एक्टिनॉइड में काफी ज्यादा होते हैं, है ना। यूरेनियम हो गया आपका, थोरियम हो गया आपका, ये काफी आपके जो होते हैं दे आर यूज्ड इन न्यूक्लियर फ्यूल्स। सो आपका जो भी एलिमेंट होगा मेटल होगा वो एक्टिनॉइड में होगा। प्लस रिप्रेजेंटेटिव तो वैसे भी नहीं हो सकता था क्योंकि रिप्रेजेंटेटिव में मेटल नॉन मेटल दोनों मिल जाता है पी ब्लॉक के अंदर। चलो नेक्स्ट, ऑल द एक्टिनॉइड्स आर बिलीव्ड टू हैव द इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन ऑफ। सो एक्टिनॉइड्स का बेटा जनरल कॉन्फ़िगरेशन क्या था, 5F1 से लेकर 14, 6D 0 से लेकर 1, 7S2। तो 6S2 तो गलत है, 7S2 ठीक है, 5F14 गलत है क्योंकि आपका 5F की फिलिंग हो रही होती है। वो बोल रहा है कि सारे एक्टिनॉइड्स पे 5F14 हो, ये तो गलत है, ये तो मैं बोल ही नहीं सकती। और सब पे 6D 10 हो, ये भी गलत है। 6D तो 0 से लेके 1 तक होता है, पार्शियली फिल्ड होता है। 7S2 है जो सब पर होगा आपका। नेक्स्ट है व्हाट विल बी द मोस्ट कॉमन ऑक्सीडेशन स्टेट शोन बाय एक्टिनॉइड्स। लैंथेनॉइड्स एंड एक्टिनॉइड्स दोनों का कॉमन ऑक्सीडेशन स्टेट आपका +3 होता है। लैंथेनॉइड्स अदर ऑक्सीडेशन स्टेट में +2 और +4 भी दिखाते हैं, सीरियम +4 दिखा के बड़ा खुश होता है। और एक्टिनॉइड्स में अदर ऑक्सीडेशन स्टेट में आपको +3 के अलावा दिखता है +4, +5, +6, +7 तक भी दिखता है। चलिए नेक्स्ट है which of the following elements show maximum number of different oxidation states in its compounds। चलिए देखो बेटा, ये La लैंथेनम, दिस इज नॉट अ F ब्लॉक एलिमेंट, ये तो कॉमन +3 दिखाएगा। यूरोपियम, गैडोलिनियम दोनों के दोनों आपके लैंथेनॉइड्स हैं, ठीक है। और लैंथेनॉइड्स के लिए कॉमन ऑक्सीडेशन स्टेट क्या होता है, +3। एमरीशियम जो होता है ये आपका एक्टिनॉइड्स में आता है, और एक्टिनॉइड्स काफी वेरिएबल ऑक्सीडेशन स्टेट दिखा देते हैं। और अगर मैं एमरीशियम की बात करूं ना तो ये +3
+4 +5 एंड +6 तक दिखा देता है, ठीक है। सो +3 तो कॉमन होता ही है, बट इट कैन शो +4 +5 +6 ऑल्सो। सो ये आपकी एक्टिनॉइड्स की एक ऑक्सीडेशन स्टेट की टेबल है, जो मैंने जब पढ़ाया था तब भी आपको कराई थी। सो वहां पे आपका एमरीशियम +6 तक दिखा देता है। Next, the actinoids resemble the lanthanoids in having more compounds in. Actinoids और lanthanoids दोनों के लिए ही बेटा कॉमन ऑक्सीडेशन स्टेट कौन सा होता है? +3। तो दोनों के कंपाउंड्स में रिजेम्बलेंस क्या होगी? दैट दे विल हैव द मोर कंपाउंड्स इन +3 ऑक्सीडेशन स्टेट, क्योंकि दोनों के लिए कॉमन ऑक्सीडेशन स्टेट +3 होता है। चलो नेक्स्ट है कंपाउंड और कंपाउंड्स यूजफुल इन द बैटरी इंडस्ट्री इज और आर। सो ये क्वेश्चन आपका इलेक्ट्रोकेमिस्ट्री से भी रिलेटेड है, क्योंकि फ्यूल सेल्स वहां पे भी आप करते हो बैटरीज, ठीक है, सेल्स एंड बैटरीज, और यहाँ पर कंपाउंड्स हो गए क्योंकि डी ब्लॉक के हैं। सो MnO2 आपका बैटरी में यूज होता है, जिंक भी आपकी बैटरी के अंदर यूज होता है, निकल और कैडमियम भी होता है आपका, निकल कैडमियम बैटरी। तो आपके सारे के सारे बैटरी इंडस्ट्री के अंदर यूज होते हैं। चलिए नेक्स्ट है कैटलिस्ट यूज्ड इन द ऑक्सीडेशन ऑफ SO2 इन द मैन्युफैक्चर ऑफ H2SO4। नाउ दिस क्वेश्चन कैन बी आस्क्ड फ्रॉम P ब्लॉक आल्सो, ये इसमें भी पूछा जा सकता है। सो SO2 का ये आपका कॉन्टैक्ट प्रोसेस का स्टेप होता है। SO2 जब बेटा O2 के साथ कंबाइन करके SO3 में ऑक्सीडाइज होता है, तो यहाँ पर जो कैटलिस्ट यूज होता है वो आपका कौन सा होता है? Vanadium pentaoxide. This acts as a catalyst here. चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन पढ़ें। Which of the following compounds form the basis if Ziegler-Natta catalyst is used to manufacture of polythene? So ये polymers में भी आएगा। आपका जो ZNC होता है Ziegler-Natta catalyst, ये आपका HDP हाई डेंसिटी पॉलिथीन बनाने के लिए यूज होता है। तो आपका जो Ziegler-Natta कैटलिस्ट होता है बेटा, वो बेसिकली आपका TiCl4 प्लस ट्राई इथाइल एल्यूमिनियम होता है। TiCl4 प्लस ट्राई इथाइल एल्यूमिनियम ढूंढ लो। सो दिस इज योर ZNC Ziegler-Natta कैटलिस्ट। यह आपका इथीन से पॉलिथीन बनाने के लिए यूज होता है, वो भी हाई डेंसिटी वाला HDP वाला। नेक्स्ट है which of the following has maximum unpaired d electron configuration? लिख लेते हैं। Zn2 plus 3d10 0 unpaired, Fe2 plus बेटा 3d6, अभी इसको बनाऊंगी, निकल 2 plus 3d8 4s2 दो निकल गया 3d8, कॉपर होता है 3d10 4s1 एक निकल गया 3d10। जैसे मेरे टिप्स पे इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन है, आपके भी टिप्स पे होना चाहिए एटलीस्ट 21 से 30, ऐसे बाय हार्ट आपको रटा होना चाहिए, क्योंकि मतलब टाइम नहीं लगना चाहिए यार हमको सवाल करने में। आपके ये सब्जेक्ट में जो मतलब आपके जो ऑब्जेक्टिव पेपर होते हैं ना यार, इनमें सारा कुछ खेल टाइम का होता है। जिसकी अच्छे से प्रैक्टिस होती है, जिसको चीजें सारी की सारी याद होती है, कॉन्सेप्ट क्लियर होता है, वो फटाफट फटाफट क्वेश्चंस करता जाता है। सो आपका Fe2 प्लस बनाते हैं, ये भी आपका ये दो तो हटा दो, इनमें तो सारे पेयर्ड होंगे। 3d6 वैसे तो मुझे पता है कितना होगा, ये मन में भी आप कर सकते हो, यहाँ पे 4 होगा, बट किसी को ना आता हो तो मैं बना देती हूँ। 3d8 हो गया, 1 2 3 4 5 6 7 8, यहाँ 2 अनपेयर्ड होगा, तो सबसे ज्यादा अनपेयर्ड कहाँ पर है बेटा? आयरन 2 प्लस में। नेक्स्ट है मैग्नेटिक मोमेंट ऑफ ट्रांजिशन मेटल इज रिलेटेड टू द नंबर ऑफ अनपेयर्ड इलेक्ट्रॉन n एज, कौन सा फॉर्मूला सही है? ये तो गलत, गलत, कतई गलत। म्यू इज इक्वल टू रूट में n इंटू n+2 वेयर n denotes the number of unpaired electrons। चलिए, Zirconium and hafnium have almost equal atomic and ionic radii because of diagonal relationship, lanthanoid contraction, actinoid contraction, both belong to the same group। किसकी वजह से दोनों का सिमिलर रेडियाई होता है? दैट इज बिकॉज ऑफ द लैंथेनॉइड कॉन्ट्रैक्शन। एक्टिनॉइड तो यहाँ पर आता ही नहीं है।
ये 4D का होता है, 5D का होता है। 4D और 5D का साइज ऑलमोस्ट सिमिलर हो जाता है बिकॉज ऑफ द लैंथेनॉइड कॉन्ट्रैक्शन। 4F की फिलिंग की वजह से होता है। एक्टिनॉइड कॉन्ट्रैक्शन 5F की फिलिंग की वजह से होता है। चलिए, ट्रांजिशन एलिमेंट्स का बेटा जनरल इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन चूज करे, कौन सा होगा इनमें से? डी ब्लॉक का बेसिकली तो वो हो जाएगा आपका n-1 D 1 से लेके 10, या तो ns 0 से लेके 2 होगा, और अगर नहीं है तो ns 1 से लेकर 2 भी चलता है, दोनों ठीक होता है। ns2 np6 n माइनस, ये गलत है, nd नहीं होता, अंदर का d भरता है। मतलब अगर ये 4 है तो आपका 3d और 4s होगा। अगर आपका n 5 है तो 5-1 4d और 5s होगा, अंदर वाला d भरता है। ठीक है, n-1 nd, ये तो पहले गलत दिख रहा है। nd और ns ये भी गलत है, दोनों सेम नहीं हो सकते। n-1 d 1 से लेके 10, ns 1 से लेके 2 या ns 0 से लेके 2, दोनों चलेगा। चलिए, करेक्ट इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन ऑफ क्रोमियम, एक्सेप्शनल में आता है क्रोमियम और कॉपर, इन दो के आपको याद होने चाहिए। क्रोमियम होता है बेटा आर्गन 18 3d5 4s1, हाफ फील्ड की स्टेबिलिटी मिल जाती है। तो मैं सिर्फ आउटर चेक करूंगी। 3d7 4s1 गलत, 3d5 4s1 ये भी गलत है, ये भी गलत है, यही होगा। यहां तक आपका सारा का सारा आर्गन हो गया, 1s2 2s2 2p6 3s2 3p6। नेक्स्ट है विच ऑफ द फॉलोइंग एलिमेंट इज नॉट अ मेंबर ऑफ ट्रांजिशन एलिमेंट्स, यानी कौन सा डी ब्लॉक एलिमेंट नहीं है। ठीक है, हॉफनियम तो था 5D सीरीज का, निकल पैलेडियम प्लैटिनम ये भी आपका 5D सीरीज का होता है। ठीक है, मोलिब्डेनम टंगस्टन ये 4D सीरीज का होता है। और अगर आपको नहीं भी पता तो आपको ये पता है बेटा कि सीरियम आपका कहाँ का होता है, F ब्लॉक होता है। इनर ट्रांजिशन सीरियम से लेके ल्यूटेटियम आपका लैंथेनोइड्स में आता है, इट इज गोइंग टू बी F ब्लॉक, दिस कैन नॉट बी अ D ब्लॉक। तो अगर मुझे हॉफनियम प्लैटिनम मोलिब्डेनम के बारे में नहीं भी पता, ठीक है, तो मुझे सीरियम के बारे में जरूर पता है। बार बार लिख रहे हैं, सीरियम से लेके ल्यूटेटियम लैंथेनोइड, आपका थोरियम से लेके लॉरेंशियम तक कहां पर हो जाता है, एक्टिनोइड्स। चलिए, मैक्सिमम ऑक्सीडेशन स्टेटस शोन बाय, पहला ऑस्मियम, मैग्नीज, कोबाल्ट, क्रोमियम। बेटा ऑस्मियम जो होता है ना, इट कैन शो मैक्सिमम ऑफ +8 ऑक्सीडेशन स्टेट। ऑस्मियम आपका +8 तक, ऑस्मियम और रुथेनियम दोनों के दोनों +8 तक दिखा सकते हैं। मैग्नीज आपका कहां तक दिखाता है, +7 तक। क्रोमियम आपका कहां तक दिखाता है, +6 तक हाईएस्ट दिखाता है। कोबाल्ट तो +2 +3 तक ज्यादा दिखाता है, उससे ज्यादा तो पहुंच ही नहीं पाता। तो ऑस्मियम shows the maximum oxidation state of +8. नेक्स्ट है which of the following is an amphoteric oxide। ठीक है, सो ये याद रखना बेटा, जैसे जैसे ऑक्सीडेशन नंबर इंक्रीज होता है, एसिडिक कैरेक्टर ऑफ ऑक्साइड भी क्या करता जाता है, इंक्रीज करता जाता है। ठीक है, मैग्नीज 2+ Mn2O7 में मैग्नीज +7 में है, काफी हाई ऑक्सीडेशन स्टेट के अंदर है। तो ये वाली ऑक्साइड जो होती है मैग्नीज की, वो कैसी होती है, एसिडिक। मैग्नीज +2 MnO आपका बनाता है, MnO2 बनाता है, Mn2O3 बनाता है, Mn2O7 बनाता है। जैसे जैसे ऑक्सीडेशन नंबर बढ़ेगा, ऑक्साइड जो होगी वो उतनी ज्यादा क्या होती जाएगी, एसिडिक। पर हमसे एम्फोटेरिक पूछ रहा है। क्रोमियम ऑक्साइड, क्रोमियम +2, क्रोमियम अभी लो में है, +2 से +6 तक दिखाता है, तो +2 वाला बेसिक होगा, +6 तक जाते जाते एसिडिक होता जाएगा, और बीच के जो होंगे वो एम्फोटेरिक होंगे। तो दिस इज गोइंग टू बी बेसिक। V2O4 में बेटा वेनेडियम +4 दिखा रहा है, ये इंटरमीडिएट ऑक्सीडेशन स्टेट में है।
तो ये वाला आपका कैसा होता है, एम्फोटेरिक, ठीक है। और Cr2O3 में क्रोमियम दिखा रहा है +3, ये भी आपका कैसा होता है, एम्फोटेरिक, ठीक है। सो जैसे जैसे लो ऑक्सीडेशन स्टेट वाला बेसिक, बीच का जो होता है वो एम्फोटेरिक, और हायर ऑक्सीडेशन स्टेट वाला ऑक्साइड कैसा होता है, एसिडिक। सो थर्ड V2O4 एंड Cr2O3 आपका कैसा हो जाएगा, एम्फोटेरिक। Next, a reduction in atomic size with increase in atomic number is a characteristic of elements of high atomic mass D block radioactive series F block. So D block के अंदर तो बेटा जैसे जैसे atomic number बढ़ रहा था, साइज आपका डिक्रीज तो नहीं हो रहा था, साइज पहले डिक्रीज हुआ, फिर कांस्टेंट हुआ, फिर इंक्रीज हुआ। ये जो आपकी एटॉमिक नंबर बढ़ने पे साइज घटना होता है, वो किसकी प्रॉपर्टी होती है, एफ ब्लॉक की। लैंथेनॉइड्स में भी यही होता है। आप लैंथेनॉइड में 58 टू 71 जैसे जैसे एटॉमिक नंबर बढ़ता है साइज ग्रेजुअली डिक्रीज होता है। सेम गोज फॉर एक्टिनॉइड ऑल्सो। आप एक्टिनॉइड में जैसे जैसे थोरियम से लेके लॉरेंशियम तक जाते हो एटॉमिक नंबर बढ़ता है, साइज ग्रेजुअली डिक्रीज होता है। वहां लैंथेनॉइड कॉन्ट्रैक्शन, वहां एक्टिनॉइड कॉन्ट्रैक्शन। सो दिस इज अ कैरेक्टरिस्टिक ऑफ एफ ब्लॉक एलिमेंट्स। नेक्स्ट है जिंक एंड मरकरी डू नॉट शो वेरिएबल वैलेंसी। जिंक और मरकरी अपना +2 दिखाते हैं। क्यों नहीं वेरिएबल दिखाते, बिकॉज दे आर सॉफ्ट। सॉफ्ट होते हैं बट वो वीक मेटालिक बॉन्ड की वजह से होता है। Their D shells are complete. They have only 2 electrons in the outermost subshell. Their D shells are incomplete. दोनों की D shells क्या होती है बेटा, completely filled होती हैं। जिंक होता है 3D10 4s2, कैडमियम मरकरी 30 के बाद 18 ऐड करो 48, 32 ऐड करो 80, ये होता है आपका 5D10 6s2। तो ये दोनों के दोनों जो कॉमन ऑक्सीडेशन स्टेट दिखाते हैं वो +2 दिखाते हैं। दैट इज बिकॉज इनका डी शेल कंप्लीटली फिल्ड होता है, तो 2 से ज्यादा इलेक्ट्रॉन लूज करने में इनको दिक्कत होती है। नेक्स्ट है अमंग्स द फॉलोइंग सीरीज ऑफ ट्रांजिशन एलिमेंट्स द वन वेयर ऑल द मेटल आयंस हैव 3D2 इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन। कहां पे सबका 3D2 है, ठीक है। चलो पहले टाइटेनियम से शुरू करते हैं बेटा। टाइटेनियम का होता है 3D2 4s2, यानी टाइटेनियम में से अगर मैं 2 इलेक्ट्रॉन निकाल दूं तो वो 3D2 दिखा देगा, ठीक है। ऐसा मेरे को एक ही ऑप्शन दिख रहा है, तो मेरा एक ही ऑप्शन से आंसर सॉल्व हो गया, मेरे को मेहनत भी करने की जरूरत नहीं है। फिर भी अगर आपको करने का मन कर रहा हो मेहनत, 22 23 24 25 इसका 3D2। वेनेडियम होता है 3D3 4s2, 3 इलेक्ट्रॉन निकालोगे 3D2। क्रोमियम होता है बेटा 3D5 4s1, 4 इलेक्ट्रॉन निकालोगे तो मिलेगा आपको 3D2। मैग्नीज होता है 3D5 4s2, 5 इलेक्ट्रॉन निकालोगे तब मिलेगा आपको 3D2, ठीक है। पर एक ऑप्शन से हो गया तो क्यों इतना मेहनत करना, पेपर में ऑब्जेक्टिव है, टाइम बचाना है। नेक्स्ट है फॉर द 4 सक्सेसिव ट्रांजिशन एलिमेंट्स क्रोमियम मैग्नीज आयरन एंड कोबाल्ट the stability of +2 oxidation state will be there in which of the following order। यानी कहां पर +2 सबसे ज्यादा स्टेबल है, यहाँ पे क्रोमियम है, यहाँ मैग्नीज है, यहाँ आयरन आता है, यहाँ कोबाल्ट। 24 25 26 और 27, ठीक है। आपको इतना पता है बेटा मैग्नीज के केस में 3D5 4s2 होता है, +2 लूज करके यानी 2 इलेक्ट्रॉन लूज करके मैग्नीज +2 में बन जाता है, 3D5 अटेन कर लेता है, और इस ऑक्सीडेशन स्टेट की काफी स्टेबिलिटी होती है, क्योंकि अब ये +2 से +3 में नहीं बदलना चाहता, क्योंकि ये अपनी स्टेबिलिटी को खो देगा। तो मैग्नीज अपने +2 में सबसे ज्यादा स्टेबल होगा, क्योंकि वो और किसी में चेंज विलिंगली तो नहीं होगा, और अगर आप करोगे तो आपको बहुत एनर्जी देना पड़ेगा। सो मैग्नीज +2 सबसे ज्यादा स्टेबल होगा, तो ऑप्शन चेक कर लो। सब में एक ही ऑप्शन है जिसमें मैग्नीज अपनी सबसे ज्यादा है स्टेबिलिटी, सो मैग्नीज +2 विल बी द मोस्ट स्टेबल बिकॉज ऑफ द हाफ फिल्ड स्टेबल इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन। फिर आपका आ रहा है आयरन, फिर आ रहा है क्रोमियम, और फिर आ रहा है कोबाल्ट। नेक्स्ट एंड फर्स्ट ट्रांजिशन सीरीज द मेल्टिंग पॉइंट ऑफ मैग्नीज इज लो बिकॉज, ये आपके बेटा सैंपल पेपर में भी क्वेश्चन था, एक आपका
पैराग्राफ बेस्ड था जिसमें आपको ग्राफ दे रखा था मेल्टिंग पॉइंट का और उसके बेसिस पे सवाल पूछ रखे थे आपको। सो मैग्नीज का मेल्टिंग पॉइंट क्यों लो होता है? क्योंकि मैग्नीज के केस में D5 कॉन्फ़िगरेशन होता है, जिसकी वजह से स्टेबल इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन होता है। न्यूक्लियस ने 5 इलेक्ट्रॉन को अच्छे से अट्रैक्ट कर रखा होता है और जो इलेक्ट्रॉन्स होते हैं वो डीलोकलाइज नहीं हो पाते हैं, आपके वीक मेटालिक बॉन्ड होता है। सो नो डाउट इसके पास 5 अनपेयर्ड इलेक्ट्रॉन होते हैं, बट स्टिल वो डीलोकलाइज नहीं हो पाते हैं, जिसकी वजह से वीक मेटालिक बॉन्ड बनता है और इसका मेल्टिंग पॉइंट लो होता है। नेक्स्ट है इनकरेक्ट स्टेटमेंट आइडेंटिफाई करना है। पहला बोल रहा है द ट्रांजिशन मेटल्स एंड देयर कंपाउंड्स आर नोन फॉर देयर कैटालिटिक एक्टिविटी एंड दैट इज बिकॉज दे कैन अडॉप्ट मल्टीपल ऑक्सीडेशन स्टेट एंड टू फॉर्म कॉम्प्लेक्सेस। ये सही है, अलग अलग ऑक्सीडेशन स्टेट शो करते हैं, कॉम्प्लेक्सेस बनाते हैं, इसीलिए अच्छे कैटलिस्ट की तरह एक्ट करते हैं। Interstitial compounds are those that are formed when small atoms like hydrogen, carbon or nitrogen are trapped inside the crystal lattices of metal. This is also correct. Next बोल रहा है बेटा oxidation state of chromium in CrO4 2- and Cr2O7 2- are not the same. निकाल लेते हैं। x - 8 is equal to -2, x हो जाएगा +6, 2x - 14 is equal to -2, 2x हो गया 12, x हो गया +6। दोनों ही केस में बेटा क्रोमियम का ऑक्सीडेशन स्टेट +6 होगा और ये वाली स्टेटमेंट आपकी गलत हो जाएगी क्योंकि ये बोल रहा है नॉट सेम, दे हैव सेम। नेक्स्ट है क्रोमियम 2+ is a stronger reducing agent than Fe2+ in water. This is also correct. चलिए नेक्स्ट है मेटालिक रेडिया है, दे रखा है हमें कुछ कुछ मेटल्स का, इनमें से किस मेटल का हाईएस्ट डेंसिटी है? तो बेटा जब आप टाइटेनियम टू कॉपर मूव करते हैं 22 से लेकर 29 तक, लेफ्ट टू राइट आप जैसे जैसे जाते हैं डेंसिटी आपकी क्या करती जाती है? इंक्रीज, क्योंकि डेंसिटी बेटा बराबर होती है मास अपॉन वॉल्यूम के। ठीक है, साइज कम होगा, ठीक है, वॉल्यूम कम होगा, डेंसिटी ज्यादा आएगी। तो आप देख रहे हो कॉपर के केस में भले ही साइज 128 है, ठीक है, बट कॉपर के केस में क्योंकि मास भी ज्यादा होता है तो दोनों फैक्टर्स होते हैं डेंसिटी को रिलेट करने के लिए। तो जब आप टाइटेनियम से लेकर कॉपर तक जाते हैं आपकी डेंसिटी क्या करती जाती है? इंक्रीज होती जाती है। तो यहाँ पर सबसे ज्यादा किसकी डेंसिटी होगी? आपकी कॉपर की। सिर्फ रेडियाई अकेला फैक्टर नहीं डिटरमिन कर सकता डेंसिटी। चलिए नेक्स्ट, interstitial compounds are formed when small atoms are trapped inside crystal lattice. Which of the following is not the characteristic property of interstitial compounds? कौन सा नहीं है? They have high melting point in comparison to pure metal. This is absolutely correct. Interstitial compounds का जैसे मान लो किसी मेटल टाइटेनियम के लैटिस में कार्बन ट्रैप हो गया, सो टाइटेनियम के प्योर के मेल्टिंग पॉइंट से ज्यादा जो भी आपका इंटरस्टिशियल कंपाउंड बना उसका मेल्टिंग पॉइंट ज्यादा होगा। इंटरस्टिशियल कंपाउंड्स आर कंपैरेटिवली हार्डर। मेटालिक कंडक्टिविटी रिटेन रहती है क्योंकि आपके जो नॉन मेटल्स है ये आपके इलेक्ट्रिकल कंडक्टिविटी में पार्टिसिपेट नहीं करते। इंटरस्टिशियल कंपाउंड्स आर केमिकली वेरी रिएक्टिव। ये गलत है बेटा, इंटरस्टिशियल कंपाउंड्स जो होते हैं वो रिएक्टिव नहीं होते हैं, वो इनर्ट होते हैं, तो ये गलत है। नेक्स्ट है हाईएस्ट ऑक्सीडेशन स्टेट ऑफ मैग्नीज एंड फ्लोराइड इज +4 बट हाईएस्ट ऑक्सीडेशन स्टेट इन ऑक्साइड इज +7 Mn2O7 में। ऐसा क्यों होता है? फ्लोरीन इज मोर इलेक्ट्रोनेगेटिव दैन ऑक्सीजन, ये गलत है, वरना तो फ्लोरीन को ज्यादा दिखाना चाहिए था। फ्लोरीन डज नॉट पोजेस डी ऑर्बिटल वो तो ऑक्सीजन पे भी नहीं होता। फ्लोरीन स्टेबलाइजेस लोअर ऑक्सीडेशन स्टेट, ये गलत है, लोअर को डिस्टेबलाइज करता है, हायर को स्टेबलाइज करता है। इन कोवेलेंट कंपाउंड्स फ्लोरीन कैन फॉर्म सिंगल बॉन्ड ओनली, वाइल ऑक्सीजन क्या बना लेता है बेटा? डबल बॉन्ड बना लेता है, और वही ऑक्सीजन की क्या एक्सप्लेन कर देता है? आपका सुपीरियोरिटी। MnF7 जो होता है जिसमें मैग्नीज अगर +7 दिखा है, ऐसा कंपाउंड एग्जिस्ट नहीं कर पाता क्योंकि छोटे से मैग्नीज के अराउंड 7 फ्लोरीन एटम स्टेबलाइज ही नहीं हो पाते। सो मैग्नीज फ्लोराइड में +4 तक ही दिखा पाता है, अपने आसपास 4 ही फ्लोरीन झेल पाता है। बट Mn2O7 में क्या होता है आपका? यहां पे भी बेटा एक मैग्नीज के अराउंड
4 ही ऑक्सीजन होती है टेट्राहेड्रली, बट क्योंकि ऑक्सीजन मल्टीपल बॉन्ड बना सकता है, -2 -2 -2 -6 और एक -1, तो आपका मैग्नीज का ऑक्सीडेशन स्टेट यहां पर क्या होता है, दोनों का +7 होता है। ठीक है, सो ऑक्सीजन क्योंकि मल्टीपल बॉन्ड बना लेता है, इसीलिए वो इसकी सुपीरियोरिटी को एक्सप्लेन कर देता है, दैट इट स्टेबलाइजेस द हायर ऑक्सीडेशन स्टेट। नेक्स्ट है, ऑल्दो zirconium belongs to 4D transition elements and hafnium to 5D transition elements, even then they show similar physical and chemical properties because both belong to D block, both have same number of electrons, both have similar atomic radius, both belong the same group of the periodic table. Zirconium and hafnium की physical and chemical properties बेटा क्यों same होती है? Because they have similar radii. एंड ये इनका सिमिलर रेडियाई क्यों आता है? दैट इज बिकॉज ऑफ लैंथेनॉइड कॉन्ट्रैक्शन। सो लैंथेनॉइड कॉन्ट्रैक्शन की वजह से सिमिलर एटॉमिक एंड आयनिक रेडियाई हो जाता है, सिमिलर फिजिकल एंड केमिकल प्रॉपर्टीज हो जाती हैं। चलिए नेक्स्ट है, द अप्रोक्सीमेट परसेंटेज ऑफ आयरन इन मिश मेटल इज, ये काफी इंपॉर्टेंट सवाल है। सो ये आपका लैंथेनॉइड्स के यूजेस में आता है। लैंथेनॉइड्स शो अलॉय फॉर्मेशन, और ये मिश मेटल इसका काफी इंपॉर्टेंट अलॉय होता है, क्योंकि आपका बुलेट प्रूफ्स, बुलेट के जो कवर्स वगैरह होते हैं उनको बनाने के लिए यूज होता है। सो मिश मेटल जो होता है ये अलॉय होता है बेटा ऑफ लैंथेनॉइड। ठीक है, लैंथेनॉइड्स, मिक्सचर ऑफ लैंथेनॉइड्स भी हो सकते हैं which are around 95%, जैसे सीरियम आपका नियर अबाउट 40 to 43 45 होता है, दूसरे लैंथेनॉइड्स आपके 50 55 तक होते हैं। सो लैंथेनॉइड्स का मिक्सचर होता है विच इज नियर अबाउट 95%। देन यू हैव आयरन नियर अबाउट 5%, एंड देन यू हैव ट्रेसेस ऑफ अदर मेटल्स और नॉन मेटल, जैसे कार्बन होता है, सल्फर होता है, सिलिकॉन होता है, एल्यूमिनियम होता है, ये सब। हमसे आयरन का पूछा है तो आयरन नियर अबाउट 5% होता है। चलिए नेक्स्ट है यूरोपियम इज, यूरोपियम आपका बेटा कहाँ पे आ रहा था? हमने करा था ना, यूरोप गया तब डायरिया हो गया। सो वो आपका कहाँ पे आ रहा था? लैंथेनॉइड्स में आ रहा था। और लैंथेनॉइड्स कौन से ब्लॉक के एलिमेंट होते हैं आपके? एफ ब्लॉक एलिमेंट्स। सो यूरोपियम आपका किस में आता है? एफ ब्लॉक में आता है। आपको मैं यही सजेस्ट करूंगी, लैंथेनॉइड्स एक्टिनॉइड्स बस एक बार देख लेना कि कौन कौन से होते हैं। मैंने आपको उसका भी याद करने का ट्रिक बताया था क्लास के अंदर। एक्टिनॉइड्स का थॉर प्रोटेक्ट्स यूरेनस, नेपट्यून, प्लूटो, है ना, अमेरिका एंड कम्स बैक टू कैलिफोर्निया, वो वाला जो है ना, आइंस्टाइन फर्मी मेड नोबल लॉज, तो वो एक बार कर लीजिएगा। ठीक है, सो विद दिस इस चैप्टर की रिविजन कंप्लीट होती है, एंड आई विल सी यू विद द नेक्स्ट रिविजन चैप्टर वेरी सून। सो नेक्स्ट क्लास में मिलेंगे, तब तक के लिए थैंक यू सो मच। कीप रिवाइजिंग, कीप स्टडिंग एनसीईआरटी और कीप प्रैक्टिसिंग क्वेश्चंस। थैंक यू, बाय बाय।